वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट के समय हमारे सामने मैंने पेपर्स को लेकर एनालिसिस भी किया था। जैसे आप वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, आपने वीडियो देखी होगी। एनालिसिस को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। और ये कुछ जून 2025 के क्वेश्चंस को लेकर भी वीडियो बनाई है। लेकिन आज मैं क्या कराने आई हूँ, आज मैं आपके सामने जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जिस वीडियो का सबसे ज्यादा इंतजार था एनालिसिस को लेकर, तो वो एनालिसिस कराने के लिए आज मैं आपके पास आई हूं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो भी दिसंबर 2025 के क्वेश्चंस थे, उसमें से कौन से क्वेश्चन हम क्लेम करेंगे, कौन से क्वेश्चंस क्लेम करने वाले हैं, और उसके अलावा हम ये जानेंगे कि उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्टेड कि आज हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सो स्टार्टेड, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप क्लेम कर सकते हो, जिसमें मैंने क्वेश्चन आईडी दी हुई है, ताकि जिनको मतलब ऐसा है कि क्योंकि अब टाइम क्या ही रह गया है, 17 तारीख तक वो क्लेम का रहेगा। लेकिन मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ कि अभी 40 क्वेश्चन और डिस्कस करने रह गए हैं, क्योंकि मैं खुद भी एनालिसिस कर रही थी। तो उस चक्कर में मैं आप यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अब मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं अभी 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। हो सकता है ये सीरीज थोड़ी लंबी चले, 1 घंटा 2 घंटा लंबी चल सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना वादा करती हूँ कि आने वाले 40 क्वेश्चन भी मैं कल तक लेके आ जाऊंगी। और उसमें से जो भी क्लेम करने वाले क्वेश्चन होंगे, मैं टेलीग्राम में, आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी कि ये क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हो। जैसे अभी के 50 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन क्लेम के लिए निकल रहे हैं, जिसमें से क्वेश्चन आईडी आपके सामने है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और या वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, तो वहां से भी आप इनको समझ पाएंगे। ठीक है। तो अब बिना इधर उधर की बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा वेट वेट वेट, थोड़ा वेट कीजिए, ये थोड़ा स्क्रीन थोड़ा वैसी कर रही है। हम्म। तो आज की वीडियो में, जैसा कि मैं सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड में ज़्यादा टाइम नहीं लेती। मेरा नाम आरती पांडे है, और मेरा बैचलर मास्टर्स से, मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स दोनों हो रखे हैं। एक्सपीरियंस की बात करूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस 1 साल से ऊपर का है। और इस तरीके से एकेडमिक अचीवमेंट, अब ये ज़्यादा टाइम खाएगा, इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। और हम आज क्या क्या करने वाले हैं वो मैंने बता दिया आपको, कि हम आज का पेपर के एनालिसिस करने वाले हैं। हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, क्लेम कौन से क्वेश्चन करने, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। चलो लेट गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। द फर्स्ट फुल लेंथ ड्रामा ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन इन अमेरिका वॉज, मतलब पहला जो ब्रॉडकास्ट होने वाला, सबसे पहला ब्रॉडकास्ट होने वाला टेलीविजन का जो से ब्रॉडकास्ट होने वाला जो ड्रामा था, अमेरिका में जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, वो कौन सा था? क्या लगाया था आप लोगों ने इसका आंसर? क्या आपने इसका आंसर 4 लगाया था या 1 लगाया था? देखो इसका आंसर है, एनटीए ने जो दिया है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, यानी कि द क्वीन मैसेंजर जो है वो ड्रामा फुल लेंथ ड्रामा रहा है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा, क्योंकि ये रहा है, और मैं इसके एक्सप्लेनेशन भी लेके आई हूं। जैसे कि जो क्वीन मैसेंजर था, ये एक फुल लेंथ ड्रामा ब्रॉडकास्ट होता था, टेलीविजन से ब्रॉडकास्ट होता था। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट से ब्रॉडकास्ट होता था। और ये जो था वो जर्नल इलेक्ट्रिक ऑन एन एक्सपेरिमेंटल, यानी यहाँ पर जर्नल तरीके से एक्सपेरिमेंट वगैरह भी होते थे। और ये जो ड्रामा था वो स्टेज प्ले, यानी कि स्टेज में दिखाया जाता था। स्टेज में जैसे कहते हैं ना कि हाँ, आजकल जो टीवी में दिखाते हैं, उस तरीके से वो टीवी में ब्रॉडकास्ट होता था पर्दे, कच्चे पर्दे के सामने। और जो ब्रॉडकास्ट होता था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, माइलस्टोन रहता था हिस्ट्री का, सबसे मतलब हिस्ट्री में सबसे बड़ा, सबसे टेलीकास्ट होने वाला, सबसे इंपॉर्टेंट रहा है ये। अदर ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो टेलीविजन गोस्ट है, ये कोई फुल लेंथ टीवी ड्रामा नहीं है। ये कोई ड्रामा का वो चीज है ही नहीं, फुल लेंथ के केस में तो आता नहीं है। स्टार लाइट जो है, ये आपका रेडियो और टीवी का एक्सपेरिमेंट है, ना कि ड्रामा का, इसलिए ये भी नहीं हो सकता था। अगला है टोस्ट ऑफ द टाउन। टोस्ट ऑफ द टाउन ये एक शो है, जो कि फेवरेट शो है, जिसका नाम है द एड सिविलियन शो।
ठीक है, सुलिवान शो, ये शो था टोस्ट ऑफ द टाउन के नाम से। ये कोई ड्रामा नहीं है, फुल लेंथ टीवी ड्रामा नहीं है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अकॉर्डिंग टू ब्रेन एंड डेविस, हु इज ब्रेन एंड डेविस अभी हम जानेंगे, पहले पढ़ लेते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन और आइडियाज दैट माइट एंड माइट बी फॉल्स, किसी को याद आ रहा है माइट और माइट बी फॉल्स? हमने पढ़ा था कि ये जो चीजें हैं वो विदाउट एनी एफर्ट टू डिटरमाइन देयर वैलिडिटी, वैलिडिटी को डिटरमाइन नहीं करते हैं। ये बात कही किसने है? ये बात जो है किस प्रोपेगेंडा के अंदर आएगी? ये ग्रे प्रोपेगेंडा के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि माइट और माइट नॉट बी का कंसेप्ट हम उसी में पढ़ते हैं। अब ये जो ग्रे प्रोपेगेंडा, ब्लैक प्रोपेगेंडा, व्हाइट प्रोपेगेंडा, ये होता क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो ब्रेन एंड डेविस है, इन्होंने ग्रे प्रोपेगेंडा के बारे में क्या बात कही है? देखो क्या लिखा है। वह सूचना विचारों का प्रसारण होता है जिसमें जानकारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, और उसकी सत्यता यानी वैलिडिटी की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। यानी कि जो हम बात कर रहे हैं वो हो सकता है सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो। तो ये जो बात कही है, ये जो टिप्पणी, ये जो व्यंग, ये जो पोक कसा हुआ है, वो ब्रेन एंड डेविस ने दिया है। ठीक है, अब अगले जो बाकी ऑप्शंस थे, जैसे डिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि गलत इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता था। ब्लैक प्रोपेगेंडा क्या होता है? जहां पर हम नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या देते हैं? नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम ब्लैक प्रोपेगेंडा बोलते हैं। गॉट इट? अब इंजीनियरिंग ऑफ कॉन्सेंट, ये तो एक बुक है जो हमने पढ़ी थी, एडवर्ड डी बर्ने ने ये बुक दी हुई है, और 1958 के आसपास की ये बुक है। तो ये तो हो नहीं सकता था इसका आंसर। अब देखो यहां पर मैंने बताया ना, वाइट प्रोपेगेंडा किसे बोलते हैं? सही जानकारी यानी कि पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देना। ब्लैक प्रोपेगेंडा मतलब हो गया गलत इंफॉर्मेशन देना, यानी कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन देना। और ग्रे प्रोपेगेंडा मतलब हो गया कि हो भी सकता है कि सही इंफॉर्मेशन हो, और ये भी हो सकता है गलत भी इंफॉर्मेशन हो। तो मतलब दोनों तरीके से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा, एनटीए ने इसका आंसर 3 ही दिया है। ठीक है, अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कोई कि इसके ना क्वेश्चन के आंसर की वो भेज दो मुझे। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ क्वेश्चंस के आंसर को। तो मैं बताती भी चल रही हूँ कि कौन से आंसर एनटीए ने क्या दिए हैं, कैसे दिए हैं। तो वो यहां से पढ़ सकता है और समझ सकता है और टिक लगा सकता है अगर उसने पेपर दिया है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन। एक सेकेंड, यहाँ पे ना बहुत सारे एड ब्रेक्स आ रहे हैं जो कि मुझे लग रहा है मुझे हटा देने चाहिए। हम्म अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शन दे रखा है और उसके बारे में सेंट्रल पोस्टुलेट दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी, जो कि किसने दी थी आपको पता होगा ना, टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी थियोडोर एडर्नो ने। मार्शल मैक्यूलन ने इसे और ज्यादा एनहांस करके एक्सप्लेन किया था। तो एक्चुअल में क्या था ये क्वेश्चन, अब हम समझते हैं। देखो लेट मी क्लियर। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, लेकिन ये भी क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा क्योंकि एनटीए ने ऑप्शन नंबर 4 ही इसका आंसर दिया है, जो कि सही है। अब टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म कॉन्सेप्ट क्या बताता है? यह सिद्धांत मानता है कि तकनीक समाज को बदलती है, ना कि समाज तकनीक को। समझ में आया? मतलब जो टेक्नोलॉजिया, जिसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजिया, तो वो टेक्नोलॉजिया समाज को बदलने का काम करता है, ना कि समाज टेक्नोलॉजी को बदल रहा है। वो बात बिल्कुल सही है। जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस के क्या हो रहा है कि लोग लिटरेट हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ, अब प्रिंटिंग प्रेस से ज्यादा देखो अभी लोग लिटरेट हो रहे हैं क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप आजकल न्यूज़पेपर से ज्यादा ई पेपर पढ़ना पसंद करते हो, तो वो चीज आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म? अब इसमें क्या है, इसका मतलब हो गया कि सोसाइटी, ये थ्योरी क्या बोलती है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक तकनीक के विकास को प्रभावित करते हैं नहीं करते हैं? जो सोसाइटी है उसमें जो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है, समाज में बहुत सारी जो जरूरतें हैं, टेक्नोलॉजी समाज की जरूरतों के अनुसार बनती है।
सही बात है कि नहीं है? क्योंकि सोसाइटी जो है वो चीजों को शेप करने का काम करती है। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होगा, एक देखो, कंस्ट्रक्ट को सोच के ही अपने माइंड में आ रहा है कि कंस्ट्रक्ट मतलब होता है कि शेप करना, चेंज करना। तो इसका आंसर इससे ही हो जाना था, बी का, इससे हो जाना था। अब देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टर नेटवर्क, नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी, नेटवर्क मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करवाना। अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी कि नॉन ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन करवाना। अब ह्यूमन में कौन आ जाएंगे, हम जैसे लोग आ जाएंगे, और नॉन ह्यूमन में कौन आ जाएंगे, जैसे कि मशीन, एआई, ये सारी चीजें। और इन दोनों को एक टर्म दे दी एक्टर, इन दोनों को बना दिया, एक्टर वाली टर्म बना दिया। तो ये क्या बना, अब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस थ्योरी की बात एक्टर नेटवर्क थ्योरी में कही गई है। क्लियर, कॉटेड। अब देखो अगला देखो, पोस्ट ह्यूमनिज्म। पोस्ट ह्यूमनिज्म क्या है, ये एक तरीके का नोशन है जो कि टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में मदद करता है। अब देखो इसे कैसे समझते हैं, जैसे कि पोस्ट ह्यूमनिज्म मानता है कि जैसे एआई हो गया, बायोटेक हो गया, जैसे आजकल हम ये एआई जैसे टूल, चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल और बहुत तरीके के जैसे टूल्स आ गए हैं। तो उनके कारण क्या हो रहा है, ह्यूमन की परिभाषा बदल रही है, ह्यूमन की जो टेंडेंसी है वो चेंज हो रही है, वो ह्यूमनाइज हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि चार लोग गुट में आपस में बैठ के नॉलेज शेयर करा करते थे, लेकिन आज के समय में वो एक दूसरे से गपशप करना बंद हो गया है। लोगों के सामने जस्ट एक लैपटॉप खुला रहता है, एक मोबाइल फोन खुला रहता है, लोग उसी से इंटरेक्ट करके नॉलेज ले रहे हैं और एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, मतलब सब कुछ करने का काम हो रहा है। तो जो ह्यूमन है वो क्या हो गया है, उसकी परिभाषा बदल गई है, वो चेंजेस उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। गॉट इट। अब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। देखो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट प्राइमली ड्राइव सोशल चेंज। बिल्कुल सही बात है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब हो जाएगा सोसाइटी ने शेप कर दिया है टेक्नोलॉजी को। और एक्टर नेटवर्क थ्योरी में इंटरेक्शन की बात की गई है। पोस्ट ह्यूमनिज्म थ्योरी में जो बात की गई है वो ह्यूमन जो है वो एडवांस हो गया है, एडवांस होने की बात की गई है। तो डी का सेकंड हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। गॉट इट, क्लियर हो गया? ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 ना, देखो, हु कमेंटेड थर्ड वर्ल्ड पीपल tend to be portray very negatively as passive victim of an unexplained poverty। देखो ये क्वेश्चन ना क्लेम होगा, ये क्वेश्चन को क्लेम करना। क्यों? क्योंकि जो एनटीए ने इसका आंसर दिया है, वो एनटीए ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड दिया हुआ है। क्या दिया है, लाइम केन वाला आंसर इसका दिया हुआ है कि ये स्टेटमेंट इसने बोली। लेकिन एक्चुअल में अगर आप इसे सर्च करोगे गूगल पे या चैट जीपीटी पे, तो आपको नॉर्मल पता लगेगा कि इस स्टेटमेंट को पॉल हैरिसन ने दिया है। किसने? पॉल हैरिसन ने ये स्टेटमेंट कही है कि वर्ल्ड थर्ड वर्ल्ड पीपल टेंड टू बी पोर्ट्रे वेरी नेगेटिवली एज अ पैसिव विक्टिम ऑफ एन अनएक्सप्लेन पॉवर्टी। यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन सी होती है, पहले ये बताओ मेरे को, बताओ कौन सी होती है थर्ड वर्ल्ड कंट्री। मैं बताती हूँ, देखो थर्ड वर्ल्ड कंट्री वो होती हैं जिसके अंदर हमारा डेवलपिंग कंट्री आती है, जैसे कि इंडिया, भूटान, पाकिस्तान। तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वियतनाम, ठीक है, इंडोनेशिया, तो ये जो कंट्रीज हैं ये हेल्पलेस कंट्रीज हैं। इनमें इनमें अभी डेवलप होना धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, चीजें विकास की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये जो बात कही है वो पॉल हैरिसन ने बोली है। किसने बोली है? पॉल हैरिसन। देखो कुलदीप नायर तो हो नहीं सकता था, क्यों? क्योंकि कुलदीप नायर खुद एक जर्नलिस्ट है, ये तो हम जानते हैं। अब लाइन केन, देखो लाइन केन में हम कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन अब देखो हमारे सामने आंसर है तो मैं बता देती हूँ, शिक्षा और विकास अध्ययन से जुड़े हैं, यानी कि एजुकेशन और डेवलपमेंट से ये लाइन एंड केन जुड़े हुए हैं। और एंटोनी स्मिथ जो हैं ये मीडिया से जुड़े हुए पर्सन हैं, ना कि आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जुड़े हुए। ये बात इनसे तो हो नहीं सकती थी। तो कुल मिला के जो आंसर बचा है वो पॉल हैरिसन बचा है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्लेम होगा, क्योंकि एनटीए ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है। ठीक है, कॉट इट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अरेंज करना है आपको मैगजीन को उनके ईयर के हिसाब से। देखो यहां पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही है और यही आंसर एनटीए ने दिया है, तो ये ऑप्शन क्लेम नहीं होगा। क्लियर? अब देखो इसकी क्रोनोलॉजी जान लो, जैसे कि स्टार डस्ट जो मैगजीन है उसका जो ईयर है वो 1971 का है। कब का है? 1971 का। नारी हीरा द्वारा शुरू की गई गॉसिप गॉसिप मैगजीन थी। किसके द्वारा स्टार्ट की गई? नारी हीरा के द्वारा इसे शुरू किया गया था और ये एक गॉसिपिंग मैगजीन थी। क्लियर? उसके बाद देखो
फिल्म फेयर। फिल्म फेयर तो आपको आता ही होगा, 1952 का है। अब देखो, भारत की सबसे पुरानी फिल्म की मैगजीन रही है फिल्म फेयर, 1952 की। क्लियर। अब आउटलुक की तरफ आते हैं। आउटलुक जो है वो 1995 का है। कब की मैगजीन है? 1995 की है। और ये मैगजीन की जो शुरुआत की थी वो विनोद मेहता के नेतृत्व में हुई थी। किसके मेहता के? विनोद मेहता के नेतृत्व में ये मैगजीन की शुरुआत हुई। फिर देखो, अगला है फ्रंट लाइन मैगजीन। फ्रंट लाइन मैगजीन का जो ईयर है वो 1984 है। क्या है? 1984। तो ये जो है फ्रंट लाइन मैगजीन एक फोर नाइटली मैगजीन थी, यानी कि महीने में एक बार छपने वाली मैगजीन थी। हिंदू ग्रुप के द्वारा ये छपती थी 1984 में। फिर ये वाला नहीं आता था कि साइने ब्लीच्ड। ये कौन सी मैगजीन है भाई? ये कौन सी बला आई? साइने ब्लीच्ड। देखो कैसी मैगजीन है। अब ये जान लेते हैं कि 1974 की मैगजीन है, जिसकी रूसी करंजीजा करंजिया द्वारा शुरू की गई थी। रूसी करंजिया ने इसको शुरू किया था, काइन ब्लिट्स मैगजीन को, 1974 में। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर BAEDC बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही हो गया। क्लियर। आप देखो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ आते हैं। देखो 56 क्या बोल रहा है? 56 से कह रहा है कि फोटोग्राफी। देखो फोटोग्राफी को किसने किया था? फोटोग्राफी 1826 में। अब देखो, हमें तो पता है ना, जोसेफ निसेफोर नीस ने की थी। तो ए का तो सेकंड था। अब देखो एंटी ने ना कंफ्यूज कर दिया। एंटी ने क्या कंफ्यूज किया? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 एक जैसे बना दिए। बोला भाई अब लगा के दिखाओ क्या कर सकते हो तुम। अब तुमने बोला यार मैं तो फोटो ग्रेव्योर को भी जानता हूँ, क्योंकि ग्रेव्योर पेंटिंग मैंने पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर वो ड्रम सिलेंडर लगाए जाते थे। चलो ये यहां से, चलो क्या दे रखा है? डी का थर्ड दे रखा है, यानी विलियम हेनरी फॉक्स टेलबॉट से इसका आंसर आपने लगा दिया। लेकिन आपको दो में कंफ्यूज कर दिया उसने, क्योंकि जिसको इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश नहीं पता होगा और सेल्यूलॉइड नहीं पता होगा, वो तो इसका ऑप्शन गलत ही करके आएगा। या तो वो फर्स्ट में कंफ्यूज रहेगा या फोर्थ में कंफ्यूज रहेगा। तो इन दोनों में से कोई एक ही लगा के आएगा। लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है। क्या है? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। और ये ऑप्शन भी क्लेम नहीं होगा। क्लियर रखना कि ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। ठीक है, सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही दिया है एनटीए ने। अब देखो क्या है, जो फोटोग्राफी है मैंने बता दिया, निसेफोर निसी ने दिया। 1826 में सबसे पहली एक परमानेंट फोटोग्राफ खींची गई थी, 1826 में फोटोग्राफ में। अब इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश में ये फ्लैश, इसको ना पापा फ्लैश के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? पापा फ्लैश के नाम से जाना जाता था। हेरोल्ड इगर्टन ने इसे शुरुआत की थी, हेरोल्ड इगर्टन ने। अब ये सबसे ज्यादा हाई स्पीड यहाँ पर क्या है, फोटोग्राफी वगैरह खींची जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश का आविष्कार हुआ था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यहाँ पे आविष्कार होने की वजह से हाई स्पीड में यहाँ पे फोटोग्राफी की जाती थी। अब अगला है देखो सेल्यूलॉइड। सेल्यूलॉइड क्या है? सेल्यूलॉइड मैं बताती हूँ। सेल्यूलॉइड ना एक तरीके का जैसे वो होता है ना कि जैसे आपने वो देखी है, क्या बोलते हैं, वो आती थी, टेप आता था ना पहले, टेप। टेप आता था, टेप रिकॉर्डर, उसमें जो रील चलती थी ऐसे ऐसे करके। तो उसी को सेल्यूलॉइड बोला जाता था। समझ में आया? मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखो सेल्यूलॉइड किसे बोलते हैं, दिख रहा है आपको? देखो ध्यान से देखना, सेल्यूलॉइड की इमेज दिखाती हूँ मैं आपको। ये दिख रही है रील? ये दिख रही है? ये दिख रहा है रील? ये देखो, ये चित्र दिख रहे हैं? ये चित्र जो है ना, ये सेल्यूलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये चित्र ही सेल्यूलॉइड कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक है, अभी मुझे एक सेकंड, मेरे को वो थोड़ा सा उस वीडियो उस वो जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। वेट हाँ, यही होता है प्रॉब्लम ना, मतलब जब ऐसा खोलो वेबसाइट्स को, तो यही प्रॉब्लम सामने निकल के आती है। ठीक है, आगे सॉल्व हो गई। ठीक है, तो सेल्यूलॉइड ये था। समझ में आ गया? सेल्यूलॉइड को शुरुआत की थी किसने? अलेक्जेंडर पार्क ने 1856 में। कब की थी? 1856 में। ये एक थर्मोप्लास्टिक, मैंने दिखाया आपको, इस तरीके का प्लास्टिक होता था। और इसको जो है अलेक्जेंडर पार्की ने बनाया था। फिर फोटोग्रेव्योर। फोटोग्रेव्योर क्या है? फोटोग्रेव्योर जो है, मैंने बताया ना, एनग्रेविंग टाइप की पिक्चर्स वगैरह खींची जाती थी। सिलेंडर होता था, सिलेंडर होता था, उसमें फोटोज वगैरह जो है वो क्लिक की जाती थी। तो ये वाला हिसाब किताब था उसमें। समझ में आया कि जो है
फोटोज वगैरह क्लिक होती थी। एक सेकंड में इसको ना यहाँ पे कर देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। जैसे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्या आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ, ग्रेव्योर पेंटिंग, ठीक है। ये देखो, ये देखो, वेट, ये रोल दिख रहा है, ये रोल सिलेंडर वाला रोल, ये देखो, इस तरीके की प्रिंटिंग हुआ करती थी ये इसमें ऐसे छपाई होती थी, ये दिख रहा है, ये सिलेंडर लगे हुए हैं, इसमें इस तरीके की प्रिंटिंग वगैरह हुआ करती थी। तो ये काम धाम होता था इसमें, समझ में आई। तो ये है, तो इसीलिए इसको किसने किया, इसको फोटोग्राव्योर ने किया है। किसने किया है, फोटोग्राव्योर ने किया है। एक ये टेक्निक है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर हो गया। क्लियर हो गया मेरे हिसाब से तो अब तक तो। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोला जा रहा है, 57 क्वेश्चन। द रिसर्च अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट सोशल फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय ऑब्जर्विंग कॉज एंड इफेक्ट। देखो सिंपल बात है, वो रिसर्च क्या कहलाएगी जिसमें हम सोशल फिनोमिना को यूज कर रहे हैं, जहां पर कॉज और इफेक्ट की बात हो रही है, यानी कि जहां पर कारण और प्रभाव की बात हो रही है, वो किस पे आएगा, कारण और प्रभाव किस पे आएगा बताओ। वो आएगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव जो रिसर्च होती है ना, वो हमारी पॉजिटिविज्म वाली होती है, यानी कि जिसमें डिडक्टिव अप्रोच यूज होती है। पता है ना ये सारी चीजें को, आपने वो तो पढ़ा है ना, क्या बोलते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो उसके अंदर से ही ये क्वेश्चन आया है। और अगर ये नहीं पढ़ा तो यूनिट 10 से ही उठ के क्वेश्चन आया है कि जो जिसमें वो सोशल फिनोमिना जहां पर कॉज और इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जाता है, उसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। इंटरप्रिटेटिज्म में तो हम आइडिया को गैदर करते हैं। हर्मेनेटिक्स हो नहीं सकता। सब्जेक्टिविटी जो है, सब्जेक्टिव जो अप्रोच होती है वो इंडक्टिव में आती है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 58, देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आइए समझते हैं, ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। क्वेश्चन समझते हैं पहले तो। देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेकिंग अ टाइप 2 एरर इज ऑफन कॉल्ड एल्फा एरर, ये तो पता है ना। देखो टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये तो आपको पता ही होगा। पता है कि नहीं पता है। ये देखो, यहाँ पे मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ। टाइप 1, टाइप 2 एरर इमेज, ये देखो, इसने डाली होगी तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, दिख रहा है। टाइप 1 एरर को क्या बोलते हैं, टाइप 1 एरर को हम अल्फा बोलते हैं, और टाइप 2 को बीटा बोलते हैं। लेकिन उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोला हमसे, उसने हमें कह दिया कि टाइप 2 तो अल्फा एरर है। हैं, अभी तो हम पढ़ के आए टाइप 2 तो बीटा है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत है। अब अगला पार्ट क्या बोल रहा है, द साइज, द इफेक्ट साइज इज द डिग्री टू विच द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। देखो, वो कह रहा है कि जो इसका साइज होता है ना, ये नल हाइपोथेसिस का, वो एक्सेप्ट होता है, यानी कि जो इफेक्ट है, जो इफेक्ट होता है वो क्या बताता है, वो हर चीज का मीनिंग बताता है कि किसका क्या प्रभाव देखा गया, कितना प्रभाव पड़ा, उस चीज की बात करता है हमारा इफेक्ट, साइज का इफेक्ट। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि जो साइज का इफेक्ट है वो डिग्री, डिग्री के तहत एक्सेप्ट कर दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि डिग्री को भी बताता है, डिग्री को नहीं बताता है, ठीक है। जिसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, टाइप 1 टाइप 2, वो इस क्वेश्चन को कर पाएगा। जिसको नहीं पता ना, तो फिर वो लटकेगा। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, कान खोल के सुनो, कि जो इफेक्ट होता है साइज का, वो डिपेंड करता है मीनिंग चीजों में, मीनिंगफुल चीजों पे डिपेंड करता है। और जो डिग्री होती है वो वो क्वेश्चन ने ये कहा कि जो इफेक्ट है साइज का, डिग्री के, डिग्री पे डिपेंड करता है, वो कह रहा है। लेकिन नहीं, वो तो इफेक्ट जो होता है ना साइज का, वो मीनिंगफुल पे, मीनिंग चीजों पे डिपेंड करता है। समझ में आया, मीनिंग पे डिपेंड करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब ये देखो, जो साइकोलॉजिस्ट हैं जेकॉब कोहेन, इन्होंने जो है पावर एनालिसिस कॉन्सेप्ट भी दिया है, पावरफुल एनालिसिस कॉन्सेप्ट दिया है, साइज के ऊपर बात की है। इसीलिए क्वेश्चन ऑफ सैंपल साइज के को इन्होंने एड्रेस किया है, इसलिए क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिग्निफिकेंट स्टैटिकल टेस्ट सिंपली टेल द रिसर्चर दैट कैन ऑब्जर्व रिजल्ट इज प्रोबेबली नॉट द रिजल्ट ऑफ एरर और चांस। वो कह रहा है कि जो स्टैटिकल, जो सिग्निफिकेंस स्टैटिकल टेस्ट है, वो ये बताता है रिसर्चर को कि जो रिजल्ट आने वाला है और वो कितना ज्यादा सही होगा, कितना ज्यादा गलत होगा। सही बात है कि नहीं है। आपने पेपर में क्या लिखा और आपका
आपको पता है कि आप पास हो गए या फेल हो गए, एंड नेट आएगा, जेआरएफ आएगा। एरर पे आपकी, आप किस तरीके से काम करके आए हो उस पर डिपेंड करता है। तो वो यही बात बोल रहा है कि अगर आपने अपने रिसर्च में या आपने पेपर में, इस तरीके से रखो कि आपने अपने पेपर में जो चीज ऑब्जर्व की है, जो चीज लिखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास रिजल्ट आएगा। या तो चांस होंगे आपके सिलेक्ट होने के, या फिर एरर, एरर यानी कि या तो नेग्लेक्ट होने के आपके चांसेस होंगे। तो सही बात है कि नहीं है? सही बात बोल रहा है वो। अब देखो, वन टेल टेस्ट प्रिडिक्ट दैट द रिजल्ट विल फॉल ओनली इन वन डायरेक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट में क्या होता है, जो पूंछ होती है ना उसकी, ये देखो पूंछ में दिखाती हूँ, यहां पर यूज कर सकते हैं क्या वो, हाँ ये देखो, ये है, ठीक है, और ये मैंने बना दिया वन टेल टेस्ट। इसे मैंने टच किया है, ये है वन टेल, खुला हुआ, मतलब इसका जो ये पिच्छू है ना, ये चिपका नहीं है, लेकिन इसका चिपक गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वन टेल टेस्ट। अब वन टेल टेस्ट जो है, दैट प्रिडिक्ट विल फॉल ओनली इन वन डायरेक्शन। यस, वन डायरेक्शन की तरफ ही तो जा रहा है ना, एक डायरेक्शन तो यहां से तो चिपक गया ना, यहां से तो खुला है। तो यही जो है वन डायरेक्शन के रिजल्ट को ही दर्शाता है, प्रिडिक्ट करता है। अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म। तो मैं अब इसको सॉल्व, इसको रफ कैसे करूं यार, एक सेकेंड। हाँ, ऐसे हो जाएगा, हट जाएगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि मीडिया टेक्नोलॉजी एंड देयर नोड्स ऑफ प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन एंड रिसेप्शन शेप एंड आवर सेंस ऑफ बिलोंग एंड एरोड और सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। देखो क्वेश्चन ध्यान समझते हैं। ये क्वेश्चन क्लेम होगा, इतने याद रखना, ये क्वेश्चन क्लेम होगा, क्योंकि एनटीए ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दिया है। लेकिन जो आंसर हमने जहां तक इसकी पड़ताल करी, सर्च किया, तो जो आंसर आया वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर सही है। कि पहली वाली बात जो है वो बिल्कुल सही है, और दूसरी बात जो है वो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। पहली बात जो है वो बिल्कुल गलत है और दूसरी बात सही है। अब चलो पहले देखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ा, पहले ढंग से क्वेश्चन देखते हैं कि मीडिया टेक्नोलॉजी और जो उसकी एंड देयर मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिसेमिनेशन एंड रिसेप्शन शेप आवर सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड एरोड आवर सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। तो क्या बोला जा रहा है कि मीडिया की जो टेक्नोलॉजीज है वो नेशनल आइडेंटिटी को इरोड करती है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्यूट है, बहुत एब्सोल्यूट है। मीडिया टेक्नोलॉजी हमेशा नेशनल आइडेंटिटी को खत्म नहीं करती है, कई बार नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रांग भी करती है, कल्चर, लैंग्वेज, नेशनलिज्म को प्रमोट करती है। इसलिए ये कहना कि मीडिया टेक्नोलॉजी सिर्फ इरोड करती है, ये सही नहीं है। समझ में आ गया क्यों गलत है? क्योंकि जो नेशनल आइडेंटिटी को ही नहीं बताती है, वो तो हर चीज दिखाने का काम करती है। आपके कल्चर हो गया, आपकी वैल्यूज हो गई, आपके इमोशंस हो गए, उन सबको भी तो प्रमोट करती है ना। आप जब मीडिया से चीजों खोल के देखते हो, टीवी खोल के देखते हो, तो वहां पर बहुत सारी चीजें दिखाई देती नहीं दिखाई देती आपको, और उससे आपका जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर पड़ता नहीं पड़ता। ऐसा तो है नहीं कि केवल नेशनल आइडेंटिटी को ही दिखा रहा है वो टीवी, वो तो हर चीज को दिखाने का काम कर रहा है। तो यही बात कही जा रही है, इसलिए गलत है कि केवल नेशनल आइडेंटिटी को ही इरोड कर रहा है, कि उसी पे एनहांस कर रहा है, उसी को कर रहा है प्रॉब्लम, नहीं, उसके अलावा भी बहुत चीजों पर इंपैक्ट इसका पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, बाय शिफ्टिंग थ्रू द नरेटिव ऑफ बिल्डिंग, स्ट्रीट्स एंड नेबरहुड, इट इज possible to glimpse a complex set of histories and geographics that can lead to new understanding of formation of urban identity। देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बिल्डिंग, स्ट्रीट्स एंड नेबरिंग के नरेटिव के थ्रू अर्बन आइडेंटिटी समझी जा सकती है। सही बात है कि नहीं है? जैसे कि आप एक दूसरे से कांटेक्ट करते हो, जब जैसे कि आप अपने पड़ोसी से कांटेक्ट कर रहे हो, या आपने अपने अड़ोस पड़ोस में बातचीत रखी हुई है, तो बहुत सी चीजें आपको सामने निकल कर आती हैं, आपको पता लगती हैं। अर्बन आइडेंटिटी को समझने के लिए पुरानी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है सामने आ जाए, चीजें आप और भी ज्यादा एनहांस तरीके से समझ पाते हो। तो इसीलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सही हो गया। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर जो है वो सही, ऑप्शन नंबर 4 जो है, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही होगा, और जो एनटी ने इसका ऑप्शन नंबर 2 दिया है वो गलत होगा। इसलिए इस क्वेश्चन को क्या करना है, क्लेम करना है।
क्वेश्चन की आईडी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दी थी, और वही सब है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 60 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 60 में सीक्वेंस में लगाना है ऑफ मेटा एथनोग्राफिक स्टडी। इथनोग्राफिक स्टडी क्या होती है? इथनोग्राफिक स्टडी वो होती है जो कल्चर बेस्ड स्टडी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रिसर्च में हम क्या, रिसर्चर किस तरीके से सीक्वेंस में लगा के अपना काम करेगा वो हम देखेंगे। देखो, ये क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा। देखो, सबसे पहले रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है एन इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट, यानी कि सबसे पहले रिसर्चर क्या करेगा, अपने टॉपिक पर काम करेगा, टॉपिक को देखेगा, उसका पर्सपेक्टिव क्या है वो चीज देखेगा कि भाई उसके अकॉर्डिंग तो काम करेगा। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है? देखो, रिसर्चर आइडेंटिफाई एन इंटेलेक्चुअल इंटरनेट फॉर रीडिंग इंटरप्रिटेटिव अकाउंट इन मेटा इथनोग्राफी, यानी कि एक दूसरे को समझता है। कैसे समझता है? इंटेलेक्ट करके, भाई उसको क्या करना है, उसको क्या किस तरीके से काम करना है, उस चीज पे काम करेगा। अगला, रिसर्चर डिसाइड विच अकाउंट आर क्रेडिबल। रिसर्चर ये देखता है कि कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिबल है, जैसे कि रेलेवेंट स्टडी चूज करेगा, उसका इंटरेस्ट किस में है, किस पे वो क्रेडिबल है, तो वो काम करेगा। अगला है रीडिंग स्टडीज टू डिटरमाइन रिलेशनशिप एंड मेटाफर्स, यानी कि अब वो अपनी स्टडीज को केयरफुली रीड किया जा करता है, जिसमें वो थीम देखता है, मेटाफर देखता है, रिलेशनशिप देखता है, तो अब वो ये काम करता है। इसलिए क्या हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन। सी के बाद ए आ गया, ए के बाद डी आ गया। समझ आ गया? अब देखो ऑप्शन नंबर ई क्या बोल रहा है, ट्रांसलेटिंग स्टडीज इनटू वन अनदर। अब वो कंपेयर करता है कि हाँ भाई उसने ताम जाम दंड भेद जो रखा हुआ था वो तो अपना लिया, अब वो एक दूसरे को कंपेयर करेगा। ठीक है, कंपेयर करेगा और फिर लास्ट में सिंथेसिस करेगा। लास्ट में क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी ए डी ई बी है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है, एंटी ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड ही दिया है। क्लियर हो गया? सिंथेसिस मतलब क्या होता है कि आप मैराथन लगाते हो, क्लासेस देखते हो, वही सब है इसके अंदर। क्लियर हो गया? नाउ अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 70 क्वेश्चन का एनालिसिस करने आगे जा रहे हैं। कैसी लग रही है क्लास वो भी आप कमेंट करना, और जरूर लाइक करना यार। बहुत मेहनत लगी है, मैंने बहुत, मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने बहुत मेहनत करके पहले कंटेंट निकाला, फिर उसको करा, फिर देखा, क्योंकि इस बार का पेपर ना, एक तो मैं आपको बता दूं कट ऑफ बहुत नीचे जाने वाली है। इस बार मुझे जहां तक लग रहा है 200 भी टच नहीं करेगा जेआरएफ के लिए, इस बार 200 भी नहीं करेगा टच, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, पेपर को देख के ऐसा लग रहा है कि 198 196 में ही जेआरएफ हो जाएगा लोगों का। लेकिन जो वो होगा ना नेट, वो हो सकता है 170 175 इसमें जाके अटकेगी बारी, क्योंकि बहुत टिपिकल पेपर आया है। मतलब कुछ भी घुमा घुमा के इन लोगों ने, एनटीए वालों ने ना, मतलब इतना चालाकी चढ़ा है लास्ट मोमेंट में, कि जो बच्चे थे ना वो जो पेपर देने गए, जो लास्ट लास्ट के, जैसे हम लोगों का लास्ट में पेपर था 6-7 तारीख को, तो हम लोगों को काफी लेंदी पेपर दिया है, बहुत डिफिकल्ट दिया है। लेकिन जो हमसे पहले बच्चों के पेपर हुए हैं ना, उन बच्चों के पेपर बहुत इजी आए हैं, और हम लोगों के पेपर बहुत टफ आए हैं। जैसे हमारे बाद मैनेजमेंट वालों का पेपर भी जो था वो भी बहुत टफ गया है, जो 7 तारीख को था, तो उन लोगों का पेपर भी बहुत टफ आया है। तो ये रहा है इस बार का। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वो हमें देखना है। जैसे कि सर्जन जनरल रिपोर्ट, पहले हम क्वेश्चन के पहले, ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा, ये समझ लो पहले। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, ए डी ई इसका आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सर्जन जनरल रिपोर्ट जो है वो सोशल बिहेवियर के बारे में ही बताती है, बात करती है टेलीविजन के थ्रू। सोशल में जो बिहेवियर है वो उसमें चेंजेस होते हैं। ये थ्योरी 1972 की थ्योरी है, जो कि ये बताती है कि बच्चे जब ज्यादा से ज्यादा टीवी देखते हैं तो उनके ऊपर वायलेंस आ जाता है, और वो लोग चीजों को देख के उस तरीके से बिहेव करते हैं। ये थ्योरी है वो। अगला पार्ट है द पीपल चॉइस रिसर्च इंट्रोड्यूस द टू स्टेप फ्लो मॉडल। बिल्कुल, पीपल चॉइस मॉडल किसने किसने दिया था? 1940s का मॉडल था, पॉल लेजरफील्ड, बर्नेट बेल्सन एंड हेजल गॉडेड ने दिया था। लेकिन अब ये था क्या? इस मॉडल में ये बताया गया था कि टू स्टेप फ्लो मॉडल में कि एक ओपिनियन लीडर का होना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके अकॉर्डिंग ही लोग कंटेंट देखते थे। तो ये भी सही है। अगला क्या पार्ट है कि क्रॉस लेग्ड कोरिलेशन आर कंप्यूटेड व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट टू वेरिएबल आर गैदर फ्रॉम द सेम सैंपल एट टू डिफरेंट टाइम। यानी कि
क्रॉस लैग कोरिलेशन, क्रॉस लैग, अब देखो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च आपने पढ़ी है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च वो होती है जो लंबे समय तक एक आदमी या एक पर्सन के ऊपर की जाती है, और लंबे समय तक की जाती है। क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, एक ही समय में आप डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डाटा कलेक्ट कर लेते हो, सेम सैंपल टू डिफरेंट टाइम पे गैदर कर लिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बी ई सही हो गया। अब यहां पर ये दो स्टेटमेंट सी और डी गलत क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए हैं। अब एमिक और एटिक क्या होता है पहले वो समझो। एमिक मतलब हो गया इनसाइडर का व्यू पॉइंट, इनसाइडर का व्यू पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मैं ये समझती हूँ कि कल्चर जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और कल्चर से ही हमें चीजें समझ में आती हैं। जो पुरानी जमाने के लोग थे वो किस तरीके की परंपराएं अपनाते थे, तो मेरा खुद का मानना है इनसाइड का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बाहर वाले लोग, आउटसाइडर यानी आप लोग, वो एटिक में आ जाओगे, क्यों? क्योंकि आप वाले लोग ये समझोगे कि आपका क्या मानना है कि कल्चर को लेके होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सल चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो जो एमिक वाली अप्रोच होती है वो जो जो होती है वो पर्टिकुलर, हर एक पर्टिकुलर की अपनी अपनी राय के आधार पे होती है। लेकिन जो एटिक वाली अप्रोच होती है वो यूनिवर्सल की होती है, वो हर एक की होती है। हर एक की नहीं, वो एक कहते हैं ना कि एक एग्जाम्पल से समझो इसे, जैसे कि हम एमिक की अगर बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने भाषण दे दिया, ठीक है। अब जनता अपने अपने हिसाब से सोच रही है, अपने अपने हिसाब से सोच रही है, तो वो हो गया एमिक, ठीक है। एटिक में क्या होगा कि नहीं सॉरी, एमिक वो हो गया, ये तो मुझे ही कंफ्यूज कर दिया, रुको। देखो एमिक वो हो गया, इसका थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एमिक हो गया जिसमें इंसाइडर का पॉइंट ऑफ व्यू है, इंसाइडर यानी कि जो नरेंद्र मोदी है वो क्या सोच रहा है, वो उसका क्या मानना है वो आ जाएगा। और एटिक में हो जाएगा कि जो लोग हैं, जो वहां पर प्रेजेंट लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, वो एटिक अप्रोच में आ जाएगा। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, इस वजह से ये गलत हुआ है। देखो यहां पर ये लिखा हुआ है कि एमिक अप्रोच इन इन एथनोग्राफिक रीजन मीनिंग ऑन द बेसिस ऑफ जर्नल, देखो यहाँ पर जर्नल लिखा है, जर्नल मतलब यूनिवर्सल लेवल पर लगना। और एटिक अप्रोच जो है वो यहाँ पर इसीलिए एटिक अप्रोच जो है वो जर्नल पे लगती है, और एमिक अप्रोच जो है देखो क्या लिखा है, इथनोग्राफिक एक्सेस मीनिंग टू कल्चर ट्रेट एंड पैटर्न ऑन द बेसिस ऑफ इन फॉर्मेट परस्पेक्टिव विद इन द इंटरनल मीनिंग सिस्टम ऑफ देयर कल्चर। इंटरनल मतलब अपने, इंटरनल अपने अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू, अंदर के पॉइंट ऑफ व्यू एमिक में आ जाएगा, और एटिक में दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि एटिक में सबके यूनिवर्सल में आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है क्लेम नहीं होगा, इसका आंसर जो है वो बिल्कुल नहीं। ये कौन से वाले क्वेश्चन में आ गई मेरे, रुको 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 रुको, कहाँ गया वो, एक सेकेंड, मुझे वो क्वेश्चन ही वो हो गया, जरा 2 सेकंड देना यार मुझे। हाँ ये है, इसीलिए ये क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा, ठीक है, पता लग गया, ये क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा। चलो अगले वाले में आते हैं। अगला वाला है स्कॉलर है और उसके एसोसिएटेड दे रखे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्लेम होने वाला है, क्योंकि एनटीए ने इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर दिया हुआ है। लेकिन जो इसका आंसर है, अब वो देखो, और आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड होना था, इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, लेकिन एनटी ने इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है आंसर। आप देखो ध्यान से देखना क्यों, क्योंकि जो जी डब्ल्यू हंट है, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को बताया है, ठीक है। जी डब्ल्यू हंट ने, जॉर्ज बोलते हैं इन्हें, जॉर्ज हंट, हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट बताया है, इसलिए ए का 1 है। अब ए का 1 जो है वो ऑप्शन नंबर सेकंड में है, इसलिए इसका आंसर ना ऑप्शन नंबर सेकंड होना चाहिए, लेकिन एनटी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, गलत है। अब देखो अगला बात, जो माइकल जेस है, माइकल जेस, ये नहीं पता होगा आप किसी को, जिग्नोसिज्म किसे बोलते हैं, जिग्नोसिज्म से बोलते हैं, जहां पर क्या होता है ना, एग्रेसिव और एक्सट्रीम तरीके से लोगों को नेशनली चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे पॉलिटिकल चीजों को दिखाया जा रहा है, पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा है। किसी ने कोई भाषण किया तो हमने बायस्ड होके एक एक के पक्ष को तो दिखा दिया, लेकिन दूसरी बात के पक्ष को हम दिखा नहीं रहे हैं, दूसरी चीज को नहीं दिखा रहे हैं, तो वो जिग्नोसिज्म में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है माइकल विश ने दिया था, किसने? माइकल विश ने दिया था। क्लियर हो गया? अब देखो अगला है जेम्स लुल। जेम्स लुल ने मीडिएसी का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या है मीडिएसी? मीडिएसी मतलब होता है कि बिकेम डीपली एम्बेडेड इन एवरीडे सोशल एंड कल्चर लाइफ, यानी कि
मीडिया ने क्या कर दिया है, डीपली तरीके से लोगों को चीजों को समझाना। आज के समय में पता है क्या हो गया, मीडिया ने सब कुछ चेंज करके रख दिया है। चेंज हो गई है सारी चीजें। हर किसी का पार्ट बन गया है मीडिया आज के समय में, चाहे वो जिंदगी की बात हो, कल्चर लाइफ की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो। देखो आज आप घर में बैठे हो, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हो, आप मोबाइल फोन हाथ पे पकड़ के रखते हो, आप उसके थ्रू समाज से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो वो चीज हो गई है, बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में। तो ये जो है वो जेम्स लुल ने बताया था। फिर देखो वॉल्टर आर फिशर, इन्होंने नैरेटिव पैराडाइम के बारे में बताया। अब क्या नैरेटिव पैराडाइम के कॉन्सेप्ट दिया है फिशर ने। अब इन्होंने बोला कि ह्यूमन आर स्टोरी टेलिंग बीइंग, क्योंकि भाई हमें स्टोरी से ही चीजें समझ में आती हैं, और लॉजिक्स इतनी ज्यादा जल्दी याद नहीं रहते। तभी तो कहते हैं कि हमें ना ट्रिक्स जो होती हैं वो बहुत अच्छे से याद होती है, नॉर्म्स जो बनाए रहते हैं, जो हम पैटर्न बना लेते हैं याद करने का, वो हमें कहानी की फॉर्मेट पे बनाओगे ना बहुत जल्दी याद होगा। अगर फॉर्मूला लगा के बनाओगे ना तो याद नहीं रहेगा। फॉर्मूला का कहाँ याद रहता है किस किस को। तो फॉर्मूले के आधार पे बनाओगे तो याद नहीं होने वाला, क्योंकि लॉजिक्स काम नहीं आते। लेकिन नरेटिव कहानियां जो है वो याद आ जाती हैं। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो फिशर ने दिया था। किसने दिया? फिशर ने दिया था। चलो अगला पढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, ये जो टर्म है ना, न्यूज होल, ये क्या इंडिकेट करती है, ये टर्म क्या बताती है? इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर वन है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि एनटी ने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन ही दिया है, बिल्कुल सही है। अब क्या होता है ये न्यूज होल, पहले वो समझ लो। द टर्म न्यूज होल इज अ जर्नलिज्म कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ न्यूज़पेपर और टाइम इन अ ब्रॉडकास्ट अवेलेबल फॉर न्यूज स्टोरीज एंड एडिटोरियल content. This space is what remain for all paid advertisement have been placed. यानी कि न्यूज होल ये वो फॉर्मेट है जो टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस हम न्यूज़पेपर के अंदर खरीद लेते हैं, जो हम चाहते हैं कि यार इसमें हमारा एडवर्टीजमेंट छप जाए। तो वो पार्ट जो होता है ना वो न्यूज होल कहलाता है। अब इसके तरीके भी हैं, बहुत तरीके के न्यूज होल होते हैं, जैसे कि एड टू एडिटोरियल रेशियो। यहाँ पर रेशियो के हिसाब से आपका जो कंटेंट है वो बिकता है। जैसे एक न्यूज़पेपर है, वो भाग का है, लेकिन उसमें से 1/3 भाग आपने ले लिया रेशियो की फॉर्म, मतलब एक भाग में आपका खुद का जो है वो आपका खुद का आप बनाओगे, यानी कि 1/3, 1/3 भाग, यानी कि 1/3 भाग में आप अब क्या करोगे, आप खुद जो है वो उसमें अपनी एडवर्टीजमेंट चाहोगे कि मेरा एडवर्टीजमेंट छाप भाई इसमें, है ना। अब डिटर्मिनिज्म क्या होता है, एडिटर एंड प्रोड्यूसर डिसाइड हाउ टू फिल दिस होल बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी ऑफ अवेलेबल स्टोरी। अब वो तो चाहेगा ना, डिटर्मिनिज्म क्या है यार, वो पोर्शन हमारा खाली है, अगर कोई ऐड नहीं आई तो वो तो चाहेगा ना कि किसी कैसे भी करके उस पार्ट को फिलअप किया जाए, डिटरमाइन किया जाए, वो आ जाएगा। मेजरमेंट, मेजरमेंट के हिसाब से आप उसके अंदर ऐड लगाओ, इस तरीके का भी एडवर्टीजमेंट होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर वन जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 64 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, व्हाट डज जैब्रा पैटर्न ऑन द व्यू फाइंडर ऑफ वीडियो कैमरा इंडिकेट? देखो ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा, आंसर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड है, ओवर एक्सपोज्ड क्लिप। अब समझते हैं। देखो जैब्रा पैटर्न जब वीडियो कैमरा के व्यू फाइंडर के पर एक्सपोज वार्निंग टूल होता है, ये एक्सपोजर वार्निंग टूल होता है। जैसे अब इसको समझो, देखो जब स्क्रीन पर ब्लैक व्हाइट जैब्रा लाइन दिखाई देती है, इसका मतलब क्या होता है कि इमेज या वीडियो का कोई हिस्सा ओवर एक्सपोज्ड हो रहा है, यानी कि जहां से ज्यादा लाइट पड़ रही है तो वहां से कुछ डिटेल लॉस हो जा रही हैं। समझ में आया? कि जैसे हम जब फोटो क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यार फोटो तो हमने क्लिक करी और जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो तो गायब हो गया, उसमें तो लाइटें ज्यादा पड़ने की वजह से वहां पर ब्राइटनेस आ रखी है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। देखो मैं यहाँ पर दिखाती हूँ ओवर एक्सपोज क्लिप का आपको फोटो। देखो ओवर एक्सपोज क्लिप का फोटो दिखाती हूँ मैं आपको। ओवर एक्सपोज्ड फोटो, ये देखो, देखो दिख रही है। इससे क्या होगा ना, मैं आपको दिखा क्यों रही हूं, मैं आपको दिखा इसलिए रही हूं ताकि आपको ना और अच्छे से क्लैरिटी हो। जैसे यहां पर नहीं आ रखी है फोटो, एक फोटो मैंने यहाँ किसी बच्चे की देखी थी, ये देखो, ये दिख रही है फोटो कैसी हो रखी है, बिल्कुल फटेली जैसी, बिल्कुल जैसा ऐसा लग रहा है जैसे फट गई होगी, दिख नहीं रहा अच्छे से, दिख रहा है, ये देखो, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल
दिख नहीं रहा हो, बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसी को हम ओवर एक्सपोज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम ओवर एक्सपोज्ड बोलते हैं। समझ आया क्या बता रही थी मैं? इसी को ओवर एक्सपोज बोलते हैं। अब ये बात आपको क्लियर होगी होगी। क्लियर हो गया? चलो ठीक है। अब इसीलिए इसका आंसर वो है। अब देखो, फोकस जज, फोकस एज जो होता है ना, फोकस एज में हम तो फोकस कर रहे हैं, वो पर्सन तो हमें क्लियर दिखाई देगा, तो ये तो हो नहीं सकता था। सेफ लाइन में क्या होता है ना, एक फ्रेम दिखाया जाता है कि इस फ्रेम के अंदर आप फोटो वोटो क्लिक कर रहे हो, तो ये पार्ट होता है। उसके बाद जो सेल्फ अलाइनमेंट होता है, ये सेटअप, कैमरा सेटअप कैलिब्रेशन से रिलेटेड होता है। मतलब कैमरा किस तरीके से सेट वेट किया गया, ये उससे रिलेटेड होता है, इसीलिए ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 65 की तरफ। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 65 भी क्लेम नहीं होगा। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द इंडिया पोजीशन ऑन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फॉर द ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। अब मेरे को इतना पता है कि यार ये क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रखा है, तो देखो सुनो क्या है। 180 कंट्रीज में से इंडिया की पोजीशन पूछी गई है कि इंडिया की क्या पोजीशन है, तो इंडिया की पोजीशन 151 नंबर की है। ये याद रखना, ये कि जर्नल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, और ये कोई क्लेम नहीं होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अब यहां पर ना, द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज नॉमिनेटेड बाय द कमिटी कंसिस्ट ऑफ व्हाट। वो कह रहा है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के जो चेयरमैन होते हैं ना, उसको नॉमिनेट कौन सी कमेटी करती है, कौन से लोग करते हैं उसे नॉमिनेट। ये क्वेश्चन क्लेम होगा, क्योंकि एनटीए ने इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर दे रखा है, लेकिन इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, क्योंकि जो चेयरमैन जो, देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर है कि जो पीसीआई के चेयरमैन को नॉमिनेट करने के लिए जो कमेटी होती है, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी शामिल होते हैं। कौन कौन है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, और सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ये 3 लोग जो है नॉमिनेट करते हैं पीसीआई के चेयरमैन को। क्लियर हो गया? अब यहां पर जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है, ये 1978 का एक्ट है, ये भी हमें पता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है वो गलत है, और ये क्वेश्चन क्लेम होने वाला है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, क्लेम होगा ये क्वेश्चन। क्लियर हो गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, देखो क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द विलेज वेयर द फर्स्ट जन सुनवाई वॉज हेल्ड फॉर डिमांड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। वो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा विलेज है जहां पर सबसे पहली बार जन सुनवाई हुई थी, और जो इंफॉर्मेशन डिसिमिनेट हुई, बताई गई, तो उसका नाम क्या था। ये क्वेश्चन भी ना जनरल अवेयरनेस से आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे आप लोग ये क्वेश्चन, क्योंकि इस बार का पेपर ना उन्होंने उठा पटक धाम धूम करके बनाया है कि कैसे भी बच्चा जो है ना वो उसकी ऐसी की तैसी हो जाए। कहते ने गाना सुना है, मैंने सुना है ऐसी की तैसी, तो ऐसी की तैसी करिए इस बार के पेपर वालों ने तो। अब देखो क्या है। अब ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, मतलब सॉरी ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा। ठीक है, अब जो ऑप्शन नंबर 3 है, कोट क्या किराना, ये इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखो समझो क्या है ये जनरल जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है कि इंडिया की पहली जन सुनवाई यानी कि पब्लिक जो सुनना चाहती है, ये कौन से विलेज में हुई थी। ये राजस्थान के कोट किराना विलेज में ये जन सुनवाई आयोजित हुई थी। अब ये सुनवाई क्या थी? ये सुनवाई जो थी ना वो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। अब जिसके अंदर जो इनिशिएटिव थे, जैसे कहते हैं ना कि राइट टू इंफॉर्मेशन, भाई जानने का अधिकार, लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए, सरकारी में क्या क्या काम हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जवाब दो लोगों को, है ना। तो इसीलिए ये पहल चलाई गई थी राजस्थान के कोट किराना विलेज में। क्लियर हो गया? ठीक है। और ये कुछ है नहीं, नौला, बुंदेर सिंदरी तिलाना, ये कुछ नहीं है, ये एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, अब देखो 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 68 नंबर के क्वेश्चन में भी कोई क्लेम नहीं होगा, कोई भी क्लेम नहीं होगा। देखो आपने ये ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आ गया आपका पॉलिटी से। अब इसमें देखो क्या लिखा है, कैटियोरारी, क्यू वारंटो, मेंडेमस, हबस कॉर्पस, ये वर्ड आपने सुने हुए होंगे पॉलिटी में। अब इसी को लेके इनकी डेफिनेशन पूछी गई है कि बताओ ये कौन सी डेफिनेशन, वो कौन सी डेफिनेशन। आइए समझते हैं। पहले समझते हैं हबस कॉर्पस क्या होता है। हबस कॉर्पस मतलब हो गया, गलत तरीके से किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा गया हो तो उसे कोर्ट में पेश करने का आदेश किया जाता है। जैसे कि
एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर पुलिस ने एफआईआर कर दी और आपको बिना किसी कारण के आपको जेल में डाल दिया। तो भाई आपके जो परिवार वाले हैं वो तो अब जाएंगे ना कोर्ट में, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा फिर? सुप्रीम कोर्ट एक हबस कॉर्पस राइट लिखेगा और भाई पूछेगा पुलिस वालों से कि भाई तुम्हारा क्या हक बनता है कि तुमने कैसे इसे जेल में रख दिया। समझ में आए? तो ये बात है। इसीलिए इलीगल डिटेंशन होने की वजह से ये नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? देखो इलीगल डिटेंशन कहां पर है, अब चेक करते हैं। यानी कि यहां पे लिखा हुआ है इट इज रेमेडी अगेंस्ट रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। मतलब कि अगर कुछ पर्सन ने गलत किया है तो भाई आप बताओ क्यों ऐसे आपने इसको गिरफ्तार कर लिया। तो डी का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेंडेमस। मेंडेमस क्या होता है? सरकारी अधिकारी अथॉर अधिकारी को उसका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश। जैसे कि समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने आरटीआई लगाई लेकिन सरकारी अधिकारी जानबूझकर उसका जवाब नहीं दे रहा। तो आप क्या करोगे? भाई आपको तो जानना है, भाई आप तो चाहते थे कि भाई मेरे पास वो नॉलेज आए जो आप जानना चाह रहे थे, लेकिन वो नॉलेज नहीं मिल रही है आपको। तो आप क्या करोगे? आप सीधा कोर्ट के दरवाजे खटखटाओगे और एक कोर्ट क्या करेगी? एक मेंडेमस डाल देगी, मेंडेमस राइट लिखेगी और बोलेगी भाई जवाब दो कि कौन वहां पर मौजूद है जो हमें चाहिए। हमने आरटीआई लगाई है, हमें 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 उसकी जानकारी चाहिए। तो भाई हमें तो जवाब चाहिए, तो भाई चाहिए, है ना? तो इस तरीके से होगा। तो अब क्या होगा? डू योर ड्यूटी। क्या कहता है मेंडेवस? डू योर ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी निभाओ। ठीक है? तो ड्यूटी की बात करता है। इसलिए क्या होगा? ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट अथॉरिटी टू परफॉर्म आ लीगल ड्यूटी। ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा। अब देखिए अगला, फिर है कॉन्टिरारी। कॉन्टिरारी नहीं, कार्टिरोरी। कार्टिरोरी मतलब हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा निचली कोर्ट का गलत फैसला रद्द करना। जैसे सपोज कर लो कि आप ना निचली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आए थे और आप अब सुप्रीम हाई कोर्ट चले गए हो या सुप्रीम कोर्ट चले गए, उससे बड़े वाले में। तो सुप्रीम कोर्ट जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो उसको रद्द कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रारी के अंदर आता है, कैंसिल रॉन्ग ऑर्डर, ये चीज इसके अंदर आती है। अब देखो क्या है कि इश्यू बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू अ सबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी कि सुपीरियर यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज अ सुपीरियर। तो ये बात इसमें आएगी, इसलिए सेंट्रॉरी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है? अब देखो लास्ट लास्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो जो है वो आपसे पूछेगा, वो आपसे कमांड करता है, डिमांड करता है कि किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो। जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज है उसमें एक वाइस चांसलर बन के बैठा हुआ है लेकिन हमारे को उसकी कोई डिटेल नहीं है जो बन के बैठा है। तो अब कोर्ट के पास वो सिटीजन जाएगा, बोलेगा भाई वहां पर कैसे बैठ गया वो व्यक्ति। तो कोर्ट क्या करेगी? क्यू वारंटो डालेगी और पूछेगी भाई तुम्हारी क्या एलिजिबिलिटी है, तुम कैसे इस पद पे बैठ गए, हमें वो चीज की जानकारी दो। ठीक है? कमांड करता है। इसीलिए क्या है? प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस टू विच दे आर नॉट एंटाइटल्ड। यानी कि बताओ आप अपनी पोजीशन में कैसे बैठ गए। तो इसीलिए बी का क्या हो गया? फोर हो गया है। ठीक है? समझ आ गया इसका ऑप्शन नंबर क्या है? इसका ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर है। क्या है? ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है? समझ में आ गया? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। अब देखो क्या बोला जा रहा है। हु डेवलप द सिचुएशनल थ्योरी ऑफ पब्लिक। क्या है? हु डेवलप, किसने डेवलप करी? एडवर्ड एल बर्ने ने, आईवी ली ने, स्कॉट एम कटलिफ ने, या जेम्स ई गुरिंग ने। अब देखो सिचुएशनल थ्योरी जेम्स ई गुरिंग ने दी है, ऑप्शन नंबर फोर इसका सही है। और एनटी ने भी यही दिया है तो सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो ये थ्योरी जो है वो 1960s और 70s की थ्योरी है। अब ये थ्योरी क्या बोलती है? थ्योरी ये बोलती है कि देखो इट एक्सप्लेन व्हेन एंड व्हाई पीपल कम्युनिकेट एंड व्हेन द कम्युनिकेशन इज मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। जो चीजें जैसे सिचुएशन के हिसाब से कम्युनिकेट करके लोगों के जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब बिहेवियर चेंज होने के लिए भी तीन तरीके के प्रोफेशनल चीजें हैं। जैसे प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम पता लग के आप चीजों का एनालाइज करते हो। दूसरा है कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट में हो जाए डू पीपल फील दे हैव द पावर टू डू समथिंग अबाउट द सिचुएशन और देयर बैरियर प्रिवेंटिंग फ्रॉम द एक्टिंग। यानी कि चीजों से प्रिवेंट करना, चीजों से कॉन्स्ट्रेंट करने का को लेवल को बोला जा रहा है। और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट में आप खुद इन्वॉल्व होते हो, खुद जाते हो। मतलब कुल मिला के सिचुएशन एंड को अंडरस्टैंड करना। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है, एग्जाम्पल समझो, और आप क्या करोगे? आप उसमें अप्रोच करोगे, आप
उसको हैंडल करने की कोशिश करोगे। तो वही बात यहाँ पे बताई हुई है कि हैंडल कैसे करोगे, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करोगे, कॉन्स्ट्रेन करोगे, लेवल की उसको लेवल बना के अपने हिसाब से या तो इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करोगे या लोगों से मिल के उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे। तो यही यहाँ पर बात कही गई है। आप देखो, बहुत तरीके की पब्लिक्स भी बहुत तरीके की होती है। कुछ होती है नॉन पब्लिक्स। नॉन पब्लिक्स वो होती हैं जिनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही वो अवेयर रहते हैं। ठीक है, मतलब दीन दुनिया से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता और ना ही उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये वो लोग हैं। लेटिन पब्लिक वाले क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, लेकिन इन्हें जो जानकारी मिलती है वो लेट मिलती है। ठीक है, एकदम नहीं मिलती, जानकारी लेट मिलती है। अवेयर पब्लिक्स वो होती है जो कि अवेयर होती है, जिसको पता होता है कि यहां पर क्या बात हुई या क्या घटा, लेकिन वो एक्ट नहीं करती है, वो शांत रहती है, उसे पता है यहाँ पर ये बात हुई है। अब एक्टिव पब्लिक वो होती है जो कि पल भर की खबरें रखती है और इसको इम्पैक्ट भी पड़ता है, ये फर्क भी पड़ेगा। और यहां पर दोनों चीजें होंगी, समझ में आया, दोनों चीजें होंगी। ठीक है। अब देखो यहां पर जो एडवर्ड एल बर्ने हैं, एडवर्ड एल बर्ने फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन हैं, तो ये तो हो नहीं सकता था ऑप्शन। आईवी ली भी फादर ऑफ रिलेशन पब्लिक रिलेशन के हैं, ये भी नहीं हो सकता था। पाइनियर भी कहे जाते हैं ये पब्लिक रिलेशन के। उसके बाद जो स्कॉट एम कटलिफ है, अरे भाई ये कहाँ से हो जाएगा, स्कॉट एम कटलिफ जो है और एलन एट सेंटर, इसने तो बहुत थ्योरी दी हुई है। तो ये तो होनी, और ये फेमस भी है, फेमस एजुकेटर को ऑथर है इफेक्टिव ऑफ पब्लिक रिलेशन के। तो ये भी नहीं हो सकता था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर इसका हो गया 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो गया है। क्लियर हो गया। चलो, तो मतलब वो क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। ये क्वेश्चन हम 70 क्वेश्चन पे आ गए दोस्तों, 70 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। और अभी हमारे पास लगभग 30 क्वेश्चन और बचे हैं, यानी कि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। मैं भी थोड़ा ब्रेक लेके इसके आगे का पढ़ाऊंगी अब। मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करूंगी और फिर मैं जब आगे का रिकॉर्ड करूंगी तो फिर मैं उसको फिर चालू कर लूंगी। तो देखिए क्या है, क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, ये बुक किसने लिखी है। ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। ठीक है। अब देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन जो है एडवर्ड एल बर्ने ने दी है। पब्लिक ओपिनियन वॉल्टर लिपमैन ने। द प्रॉब्लम एंड इट्स द पब्लिक एंड इट्स प्रॉब्लम ये जॉन डेवी ने दी है। और हिडन परसुएडर ये वैनिस पैकेर्ड ने दी है। अब देखो क्या है, सबसे पहले तो क्रिस्टलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ये जो है ना ये बुक है, ये बुक एडवर्ड एल बर्ने की है, पब्लिक रिलेशन के बारे में बताती है। और पब्लिक ओपिनियन वॉल्टर लिपमैन ने, जिसमें स्टोरियोटाइप यानी कि लोगों की रूढ़िवादी सोच जो रहती है उसको एनालाइज करने की बात कही गई है इसमें। और जो ये जॉन डेवी है, पब्लिक एंड प्रॉब्लम्स इट्स प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, यानी पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात कर रहे हैं। जैसे में इनका लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट भी था, मतलब खुद करके ही सीखो, जब आपके पास सिचुएशन आती है तो आप खुद खुद से ही सीखते हुए चलते हो। तो ये सिचुएशन को लेके बताया हुआ है। आपको ये नहीं पता होगा कि द हिडन परसुएडर ये वैनिस पिकार्ड की बुक है। यहां पर ये बात कही गई है कि अ फेमस क्रिटिक ऑफ हाउ एडवर्टाइजर यूज साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब जो एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं उससे एक जो कंज्यूमर है उसके साइकी के ऊपर क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है, ये बात वेनिस पिकार्ड ने बताई हुई है। ठीक है। तो अभी मैं वीडियो करती हूँ पॉज और आगे का फिर हम पढ़ते हैं। तो अगेन वेलकम, ब्रेक हो गया है और चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या बता रही थी, स्टार्ट अब हम 71 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द चीफ एडवांटेज ऑफ प्लानिंग वीडियो प्रोजेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट टू कॉज अप्रोच, यानी कि जब आप ना, वो कौन से एडवांटेज हैं जब आप वीडियो बनाते हो और उसमें उसके कॉज उसके इफेक्ट इन सब चीजों को देखते हो, तो वो कौन सा एडवांटेज है। इग्नोर कर देना ऑडियंस के आउटकम पे, भाई ये तो हो नहीं सकता, ऑडियंस के आउटकम को ही आप इग्नोर कर रहे हो, क्या यहाँ पर कॉज इफेक्ट आएगा, नहीं। अब दूसरी चीज है, इट एनहांस शूटिंग क्रोनोलॉजी, भाई क्रोनोलॉजी में चीजों को एनहांस करने पर आप, भाई आपने वीडियोस के प्रोजेक्ट लिए थे, उसमें क्या कॉज और इफेक्ट आ रहा है, नहीं। मैटर ये करता है कि अब इट स्टार्ट बाय एनवाइजिंग एंड विजनिंग द एंड रिजल्ट द वर्क बैकग्राउंड टू डिटरमाइन ऑल वर्क फ्लो रिक्वायरमेंट, यानी कि अब यहां पर ये चीज देखी जा रही है कि आपने वीडियो बना दी, अब एंड में लोग उसको किस तरीके से डिटरमाइन कर रहे हैं, यहां पर कॉज और इफेक्ट देखा जाएगा।
कि अब लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखा जा रहा है, लोग किस तरीके से उसको ले रहे हैं। अब ये इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है सही, बिल्कुल। एनटीए इसमें कोई क्लेम नहीं होगा। अब देखो ऑप्शन नंबर फोर बोला है इट स्टार्ट विद अरेंजमेंट और बजट। बजट की कहां से बात हो जाएगी इसमें, बजट की कॉज और इफेक्ट पे बात होती है क्या? नहीं होती। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है आइडेंटिफाई द फर्स्ट एवर रेडियो प्ले बाय रिचर्ड ह्यूगीज। रिचर्ड ह्यूगीज ने सबसे पहला रेडियो प्ले कौन सा था? ये क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा, याद रखना। वो जो रेडियो प्ले था, रिचर्ड प्ले ने दुनिया का पहला रेडियो प्ले लिखा था, उसका नाम था डेंजर। क्या था? डेंजर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वन सही है, जो कि 1924 में लिखा था। यह बीबीसी के लिए खास लिखा गया था और खास तौर पर रेडियो मीडियम को ध्यान में रखकर यह पहला ड्रामा माना जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर वन सही हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कार्डियोइड, कार्डियोइड माइक्रोफोन। अब मैं आपको यहां पर कार्डियोइड माइक्रोफोन का एक चीज बताती हूँ, ठीक है? देखो, कार्डियोइड माइक्रोफोन, ठीक है? देखो, इस तरीके के कार्डियोइड माइक्रोफोन होते हैं, लेकिन मुझे ना, हाँ मुझे ये चाहिए था, ये देखिए, देखो ये है कार्डियक माइक्रोफोन। इस तरीके के होते हैं जो कि 180 डिग्री को फॉलो करते हैं। 180 डिग्री, अब ये 180 डिग्री पता है ना कि 90 और 270 जहां पे लिखा हुआ है वहां पर, यानी कि उसके ऊपर ऊपर की रेंज को फॉलो करते हैं, वो होते हैं आपके कार्डियोइड। इनको यूनिडायरेक्शनल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिडायरेक्शनल। इसका इसलिए आंसर जो है ना वो क्या है पता है? वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि वो ऊपर से ऐसा आ जाता है ना एकदम से, तो मेरे को वो फिर दिखाता नहीं है। बेटा, हट जाओ दीवाने, मुझे पढ़ाने दे। अब ये है, देखो कार्डियड का ये था। हम्म, कार्डियड पता लग गया। अब यूनिडायरेक्शनल बता दिया, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। यूनिडायरेक्शनल क्यों? क्योंकि ये ऊपर से आपको देखा ना, दिल की शेप में होते हैं, ये दिल की शेप में होते हैं, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ओमनी डायरेक्शनल, और ये 180 डिग्री में होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल क्या होते हैं? ओमनी डायरेक्शनल वो होते हैं जो 360 डिग्री के होते हैं, यानी कि चारों तरफ। अब वो जो सर्कल दिखा रही थी ना मैं, वो सर्कल चारों तरफ जो है, एक सेकंड में इसको लास्ट में ले जा लूं क्या? इससे क्या होगा ना, इससे मुझे दिक्कत नहीं आएगी, वरना मैं यहाँ पे समझा भी नहीं पा रही हूँ ना आप लोगों को। दिक्कत ये है, जैसे कि यहाँ पर देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। आ, मैं आपको क्या बताना चाह रही थी? मैं आपको बताना चाह रही थी यूनिडायरेक्शनल के बाद बाई डायरेक्शनल। क्या दिखाना चाह रही थी? बाई डायरेक्शनल। एक सेकेंड, वेट, हाँ बाई डायरेक्शनल। यही तो प्रॉब्लम है यहाँ पर। चलो कोई नहीं, अब तुम देख लो बाय डायरेक्शनल क्या होता है ना। बाय डायरेक्शनल मतलब हो गया कि 360 डिग्री चारों तरफ से वो दिखाई देगा, चारों तरफ से, चारों तरफ से आपको दिखेगा कि वो बाय डायरेक्शनल है। और यूनिडायरेक्शनल में क्या होता है ना, यूनिडायरेक्शन में 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी वो जो गोला है ना, वो आपको सिर्फ 180 डिग्री तक का दिखाई देगा, और ऊपर से सेंसिटिव जो वो है ना साउंड, वो आएंगी। बाकी के जो एक्स्ट्रा बैकग्राउंड में जो नॉइज होंगी ना, वो रिजेक्ट हो जाएंगी, इसीलिए उसको यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। बाय डायरेक्शनल में क्या होगा कि आपको वो जो आपके पास माइक्रोफोन होगा, जो भी होगा, वो फ्रंट और बैक की इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज, वो जो नॉइज है या जो साउंड है वो लेगा, लेकिन जो साइड के होंगे वो नहीं देगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे मैं आपको यहां से समझाती हूँ। जैसे ये हो गया आपका बाय डायरेक्शनल वाला, ठीक है? अब यहां पर जो साउंड आएगी वो आगे से, इस वाले पार्ट से और नीचे वाले पार्ट से आएगी। ये साइड से, यहां से और यहां से कोई साउंड नहीं आएगी, कोई साउंड नहीं आएगी, उसको बोलेंगे बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल में ये 360, ये चारों तरफ से आएगी, चारों तरफ से, इधर से भी साउंड आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, नीचे से ऊपर से सब जगह से। लेकिन जो यूनिडायरेक्शनल है, अब ये गोला है, अब इसमें सिर्फ जो साउंड आएगी वो ये 180 डिग्री हो गया। अब इसके सिर्फ यहाँ यहाँ पे साउंड आएगी, सिर्फ यहाँ यहाँ से साउंड आएगी, नीचे की कोई साउंड नहीं आती यहाँ पर। नो, नो बैकग्राउंड नॉइज यहाँ पे क्रिएट नहीं होती। आई थिंक मुझे अब लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसको हटाती हूँ।
ठीक है, हो गया? तो समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं अगला। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का। अब देखो यहाँ पर ना रिकमेंडेशन बतानी है सेकंड प्रेस कमीशन की, कौन कौन सी हैं। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ए, डी लिंकिंग द प्रेस फ्रॉम अदर बिजनेस कंसर्न। हाँ, क्योंकि डी लिंक करना भी जो है दूसरे बिजनेस कंसर्न से, ये था इसमें मीडिया ओनरशिप के साथ। दूसरा था फिक्सेशन ऑफ न्यूज टू एडवर्टीजमेंट रेशियो, यानी कि अनुपात फिक्स कर देना कि भाई कितनी एरिया में ऐड चलेगा, कितनी एरिया में न्यूज छपेंगी। और तीसरा एनडीसी को स्टैब्लिश करना। एनडीसी मतलब न्यूज़पेपर डेवलपमेंट कमीशन को स्टैब्लिश करने की बात जो है वो सेकंड प्रेस ऑफ कमीशन 1966 की रिकमेंडेशन में थी। लेकिन जो ये दूसरी बात है कि काउंसिल बनाना, एडवर्टीजमेंट, ये तो बात नहीं करी। प्राइस पे शेड्यूल एक्ट की बात जो है वो फर्स्ट प्रेस कमीशन में कही गई है, जो कि आपका 1954 का था। 52 में आया, 54 में रिपोर्ट सबमिट करता है। और ये आपका 78 में आया है, 82 80 में आया है, 78 का था, 80 में आया, लेकिन 82 में रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो ए, बी और उसके अलावा सी, ए बी सी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 है। नहीं 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 नहीं, ए, सी और डी, सॉरी मैं काउंट भूल लगी थी, काउंट नहीं है और प्राइस पे शेड्यूल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर ए, सी और डी, डी है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला अगला क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस अगेंस्ट अ लाइबल सूट। लाइबल क्या होता है पहले तो ये जान लो। लाइबल वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है ना फ्रेंड्स, जो कि उस व्यक्ति को बदनाम करने के लिए डाली जाती है, जो व्यक्ति के ऊपर हम ब्लेम लगा रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को खराब करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लिखित में होती है। लाइबल लिखित में होता है। अगर ये स्प्लेंडर होता तो हम इसे स्पोकन बोलते, लेकिन ये लिखित है। अब उसमें वो कह रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं आता है। देखो ट्रुथनेस तो आती है, प्रिविलेज भी आता है, फेयर कमेंट भी आता है, इमेज ऑफ द प्लेंटिफ ये नहीं आता है इसमें आंसर। ठीक है, अब इसमें ट्रुथनेस कैसे आता है। देखो ट्रुथ मतलब हो गया कि आपने जो चीज छापी थी या लिखी थी और वही जो खबर थी वो सच्ची निकली, जो आपने छापा था वो बिल्कुल सच्चा निकला। तो भाई उसमें क्या ही बात का आपके ऊपर, क्या आपके ऊपर क्लेम लगेगा, क्या आपके ऊपर डिफेमेशन का केस बनेगा, कुछ नहीं बनता। तो नहीं चलेगा। प्रिविलेज में अब हमारे पास ना दो तरीके के प्रिविलेज दिए हुए हैं। कौन कौन से प्रिविलेज दिए हुए हैं? एक तो एब्सोल्यूट प्रिविलेज है, एक क्वालिफाइड प्रिविलेज है। एब्सोल्यूट प्रिविलेज वो होता है जो कि अगर कोई स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर बोली जा रही है, कही जा रही है, तीखी टिप्पणी बोली जा रही है, तो क्या वहां पर डिफेमेशन का केस बनेगा? नहीं बनेगा भाई। लेकिन अगर कोई क्वालिफाइड प्रिविलेज की बात की जा रही है, मतलब अगर कोई दो लोग आपस में इंप्लॉय हैं और उनकी नहीं बन रही और वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर केस बनेगा? हाँ बनेगा। अब देखो यही केस एब्सोल्यूट प्रिविलेज में, जैसे पति पत्नी होते हैं, वो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे होते हैं, क्या केस बन जाएगा? पति पत्नी के केस में नहीं बनेगा भाई। वो तो आपस में लड़ रहे हैं, चाहे कुछ करें या बाल उचड़े, कुछ भी करें, तो केस तो नहीं बनेगा। तो ये चीज आ जाएगी इसमें। ठीक है, तो अब देखो फेयर कमेंट यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए आपने कोई बात लिख दी, तो वहां पर भी कोई डिफेमेशन का केस थोड़ी बनेगा। इसलिए इमेज ऑफ द प्लांटिफ जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, कोई क्लेम नहीं होगा ये एंटी के द्वारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। अब जो क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है वो बतानी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राइटनेस ऑफ द लेंस इमेज इज डिटरमाइंड बाय एफ स्टॉप। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो ब्राइटनेस है, अब जैसे ही आपने अपर्चर का साइज चेंज किया तो क्या होगा? साइज चेंज करने पर ब्राइटनेस बढ़ेगी और ज्यादा इमेज जो है वो क्लियर दिखेगी, एनहांस होकर दिखेगी। तो सही बात है। ए ऑप्शन किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 और 3 में। अगला ऑप्शन है करेक्ट एक्सपोजर इज अ सब्जेक्टिव चॉइस, यानी कि आपने जो अपर्चर उसका घुमाया, टेक्निकल तरीके से सही करा, तो भाई आपकी चॉइस है ना, आपकी चॉइस है कि आप उसके अपर्चर को घुमा सकते हो, फिरा सकते हो, कर सकते हो, छोटा बड़ा सब कर सकते हो। सही बात है। तो A1 और 3 अभी भी चल रहा है। अब देखो सी वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? एडजस्टिंग द एक्सपोजर मे नॉट प्रोवाइड क्लियर विजिबिलिटी। अरे भाई ये कैसे हो सकता है कि भाई वो ये कह रहा है कि आपने एक्सपोजर को छेड़ दिया और विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है। ऐसा कभी होता है क्या कि आपने अपने कैमरे की पोजीशन को सही किया और क्लैरिटी नहीं आ रही? ऐसा होता है क्या? भाई क्लैरिटी तो दिखने लग जाती ना जब आप अपने कैमरे को छेड़ रहे हो। तो वो ये बात कह रहा है भाई क्लैरिटी नहीं दिखती। सी तो ऐसी कट गया, तो सी कटने की वजह से ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, वाइल प्रिंटिंग द पिक्चर एट लैब। जब आप कोई पिक्चर प्रिंट कर रहे हो, माइनर एक्सपोजर इन एक्यूरेटली कैन नॉट बी अमिटमेंट, यानी कि कुछ चीजें वहां पर प्रिंट हो जाती हैं और जो कि माइनर होती हैं, बहुत ज्यादा माइनर होती हैं। अरे कैसे? कुछ चीज प्रिंटिंग होने में कुछ मिस प्रिंटिंग भी तो हो जाती है। कुछ जो प्रिंटिंग होती है वो कहते हैं ना कि हम जब प्रिंट आउट करवाने जाते हैं या कुछ चीज प्रिंट हो रही
स्टोरी होती है तो उसमें कुछ चीजें नहीं छप के आती, तो क्या वो माइनर होती है हमारे लिए? कुछ छोटी सी मिस्टेक है वो? नहीं, वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसलिए डी ऑप्शन वैसे ही गलत है। अगला देखो, व्हेन अ पिक्चर इज अंडर एक्सपोज, अभी मैंने ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज का, मैंने ओवर एक्सपोज दिखाया था आपको, अंडर एक्सपोज उसका जस्ट अपोजिट है। अब अपोजिट क्यों है? क्योंकि यहां पर जो इमेज दिखाई देगी वो क्लियर दिखाई देगी, डार्क दिखाई देगी, अच्छे से उसमें सब कुछ दिखाई देगा, तो ये सही बात है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 है और इसे क्लेम भी नहीं करना है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट है 77 नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है 77 नंबर का क्वेश्चन? चूज द करेक्ट टाइमलाइन ऑफ ऑफ इंडियन इंडियन लॉ ऑफ इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पोस्ट 1950, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अकॉर्डिंग जो 1950 में आया है उसके अकॉर्डिंग आपको भाई टाइमलाइन में क्रोनोलॉजी लगानी है, कौन क्या कब कैसे आया करके। अब देखो कॉपीराइट एक्ट हमें पता है 1957 का है, बिल्कुल सी। उसके बाद पेटेंट हमें पता है, पेटेंट 1970 का है। अब ट्रेडमार्क वाला कब का है? ट्रेडमार्क 58 का है, ये भी याद रखो। तो सी के बाद बी हो गया, अब बी के बाद डी होगा। और आप देखो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, जिसको रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट भी बोला जा रहा है, ये कब का है? ये 1999 का है। और जो डिजाइन एक्ट है वो 2000 का है, यानी कि इसे 1911 वाले एक्ट को भी रिप्लेस किया है। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया, बी, सी, बी, डी, ई, ए, जो कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, इसलिए ये भी क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। नेक्स्ट 78 नंबर के क्वेश्चन को देखो, हु डेवलप द 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट, किसने डेवलप किया है मेजरमेंट? आपने पढ़े है ना वो स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल स्केल, तो ये जो दिया किसने है, ये थ्योरी किसने दी है, ये मेजरमेंट वाली, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। ये जो है स्टैनली स्मिथ और स्टेवन ने दी है। ये क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाइपर लोकल जर्नलिज्म स्ट्रेंथ कम्युनिटी इंगेजमेंट बट स्ट्रगल विद फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। हाइपर लोकल रियलिटी यानी कि चीजों को हाइब्रिडाइज तरीके से दिखाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी तरीके से दिखाया जा रहा है, भाई सही बात है। इसमें स्ट्रगल लगती है, फाइनेंशियल चीजें भी दिखानी पड़ती है, सही बात है। और जो हाइपर लोकल आउटलेट रिले ऑन नाइश ऑडियंस, क्यों? क्योंकि नाइश ऑडियंस यानी कि स्पेसिफिक ऑडियंस होने बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब देखो मैं, मेरा किसी का मन है कि भाई कोई कपिल का शो देखना चाहता है, कोई चाहता है कि यार मैं कपिल का शो नहीं, मैं तो बस मैं तो क्रिकेट देखूंगा। तो हाइपर लोकल रियलिटी में क्या है, एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप लिमिटेड है। और इस वजह से क्या होता है, रेवेन्यू लाना भी बहुत लिमिटेड हो गया है, क्योंकि लोग अपनी चॉइस के हिसाब से जाते हैं, और यही क्वेश्चन वो कह रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1 सही है उसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर आर कंसिडर्ड इन डिटरमाइनिंग फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट मटेरियल। किस फेयर यूज यानी कि अच्छी वाला यूज जो कॉपीराइट मटेरियल का हो रहा है, उसमें से कौन कौन से पार्ट आते हैं? इट इज यूज कमर्शियल और नॉन प्रॉफिट पर्पस, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कमर्शियल नॉन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ कॉपीराइट वर्क, भाई किसके लिए यूज किया जा रहा है, क्या यूज किया जा रहा है, फेयर यूज के लिए किया जा रहा है, ठीक है। हाउ मच इज बीइंग यूज्ड, इसे कौन यूज कर रहा है, यानी कि ये कितने कंटेंट के लिए यूज हो रहा है। और इफेक्ट ऑन मटेरियल ओरिजिनल वर्क, देखो ओरिजिनलिटी वर्क को डैमेज नहीं हो रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, फेयर यूज है। अब हु हैज यूज्ड इट, यानी कि कोई भी आया कोई भी यूज कर रहा है, तो भाई इसमें तो कॉपीराइट का हनन हो रहा ना। कॉपीराइट भाई मेरा कॉपीराइट है कि भाई मेरी ये वेबसाइट है, अब मेरी वेबसाइट को कोई भी आ रहा एरा गैरा नथु गैरा, वो आके सीधा मेरी वेबसाइट को खोल के उसमें अपना काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? होगी दिक्कत। तो इसीलिए जो है डी ऑप्शन यहां पर गलत है, गलत होने की वजह से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ई, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर जो है वो सही हो गया है। देखो 81 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 81 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन है। थीम जो है इंटरनेशनल वुमेन डे 2026 की पूछी हुई है। देखो क्या थीम है, थीम है फॉर फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट, ये इसकी थीम है जो कि 2026 की है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस से है, देख लीजिए थर्ड ऑप्शन है, और ये क्लेम नहीं होगा। ठीक है, ओके। आगे देखो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग इन अ सिक्वेंशियल ऑर्डर, ऑर्डर में आपको लगाना है कौन सा कब क्या आया। देखो क्या बोला है, फर्स्ट यूएस लाइब कॉपीराइट लॉ जो है वो पास कब हुआ था। देखो ऑप्शन इसका थर्ड है जो कि क्लेम नहीं होगा, अब एनटी ने ऑप्शन थर्ड ही दिया है, क्लेम नहीं होगा। अब देखो क्या है, DEACB, इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है। अब देखो क्या बोला जा रहा है, बुलियन लाइब्रेरी फाउंडेड, बुलियन लाइब्रेरी जो फाउंड हुई थी वो 19, पहले तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। देखो क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट लैंडिंग लाइब्रेरी थी
बुलियन की, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थी, और ये इसका जो ईयर है वो है आपका 1602। कब है? 1602। अगला क्वेश्चन है कि जो जेंटलमैन मैगजीन है जो कि इंग्लैंड से पब्लिश्ड होती थी, इसका ईयर कितना है? 1731। ठीक है। पहली बार जो कॉपीराइट लॉ पास हुआ वो 1790 में पास हुआ है। और रोटरी प्रेस जो इन्वेंट हुई थी वो 1843 में हुई थी, रिचर्ड होए के थ्रू, जो कि यूएस में। कहाँ है? रिचर्ड होए के थ्रू हुई थी, यूएस में। अब रीडर डाइजेस्ट मैगजीन जो है वो लॉन्च हुई है 1922 में, यूएस के थ्रू। किसके थ्रू? यूएस के थ्रू से लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका आंसर DEACB है। नेक्स्ट है स्प्लिट हाफ एंड होटी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हैव बीन रेफर्ड टू एज व्हाट? कौन सा आएगा? इंटरनल रिलायबिलिटी, ये तो पता ही होगा। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, पहले भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो स्प्लिट हाफ की बात की जा रही है। स्प्लिट हाफ मतलब एक ग्रुप है, नहीं, एक यूनिट, एक ऑडियंस है, उसको तोड़ा, दो भागों में बांट दिया। 100 लोग थे, उसको बांट के 50-50 कर दिया, तोड़ दिया। अब तो दोनों आपस में जो मिलके बात करेंगे, उसमें ज्यादा लोग भी हो सकते, 50-50 है यानी मोर देन 2 सैंपल। तो यहाँ पे अनोवा मेथड यूज किया जा रहा है। लोग एक दूसरे से रिलायबल, इंटरनली एक दूसरे से कोरिलेट करेंगे, बात करेंगे ग्रुप के अंदर। तो इंटरनल रिलायबिलिटी एस्टिमेशन होगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास मालकोटे ने व्हाट डज द शिफ्ट फ्रॉम डोमिनेंट पैराडाइम टू पार्टिसिपेटरी पैराडाइम टू डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इंडिकेट? अब आपने ये तो पढ़ा होगा ना, डोमिनेंट पैराडाइम, पार्टिसिपेटरी पैराडाइम। जो ये अप्रोच है ना, डोमिनेंट पैराडाइम और पार्टिसिपेटरी, ये खुद श्रीनिवास मालकोटे के अंदर आएगी। देखो क्या होता है डोमिनेंट, ये 1940 और 50 की थ्योरी है। अब ये था क्या? डोमिनेंट पैराडाइम एक टॉप डाउन अप्रोच होती थी, मॉडर्नाइजेशन अप्रोच होती है। और पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है वो एक बॉटम अप अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। अब वो कह रहा है कि भाई शिफ्ट कर देना, मॉडर्नाइजेशन से पार्टिसिपेशन की तरफ शिफ्ट करना। तो क्या डिजिटल से फोक मीडिया की तरफ आना है? भाई डिजिटल तो एक एडवांसमेंट हो गया, अब हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पे डोमिनेंट में तो हम पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। तो स्विच उल्टा नहीं बोल रहा है वो, या तो फोक मीडिया टू डिजिटल बोलता तब तो हम कहते चलो ठीक है, लेकिन वो बात उल्टी कह रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। अगला, ट्रांसशीजनिंग फ्रॉम एक्सपर्ट लेड कम्युनिकेशन टू कम्युनिटी लेड कम्युनिकेशन। अब देखो ट्रांसशीजन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन कोई भी कर सकता है, वन वे है, टू वे है, अलग तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। टॉप डाउन, बॉटम, दोनों चीजें मैटर कर रही हैं। कम्युनिटी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए ये चीज सही हो गई। मेकिंग कम्युनिकेशन एसेसिबल टू ऑल, ये कह रहा है कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। अभी डोमिनेंट की बात तो करी नहीं, डोमिनेंट की बात भी तो कर लेता, नहीं करी उसने। एंश्योरिंग मीडिया एक्सपोजर टू वल्नरेबल ग्रुप, मीडिया जो है वो अ, एक तरीके से पार्टिसिपेट करके लोगों को एंश्योर करने की बात की जा रही। यहां पर भी पार्टिसिपेटरी अप्रोच की बात, भाई डोमिनेंट की बात भी तो करो। तो वो सेकंड ऑप्शन नंबर सही कह रहा है कि वहां पर पहले कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज के थ्रू दिया जा रहा है, जो कि डोमिनेंट के अंदर होता है। और पार्टिसिपेटरी में क्या होता है? पार्टिसिपेटरी में जो होता है कम्युनिटी आपस में कम्युनिकेट करके बात कर रही है, पार्टिसिपेट करके कर रही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है। 85 कह रहा है आइडेंटिफाई द एक्सपर्ट हु पोस्टुलेट द न्यू मीडिया आर्किटेक्ट इज बिल्ड अराउंड टेक्निकल फीचर ऑफ ओल्डर मीडिया। वो कह रहा है कि ये जो बात कही है ना, पोस्टुलेट करना, ये किसने कही? जीन बर्डिलैंड ने कही, ए अपर डुरई ने कही, लीव मोनोविच ने कही, या मैनुअल कैसल ने कही? देखो मैनुअल कैसल तो इसे कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने नेटवर्क सोसाइटी का कंसेप्ट दिया था 1991 में, ये तो हो नहीं सकते। मार्शल मैक्विलन भी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने मीडियम इज द मैसेज की बात करी, कोई टेक्नोलॉजिया या फेक्नोलॉजिया वाली बात नहीं कर रखी है। हेरोल्ड इनिस, इन्होंने टाइम बाइज मीडिया, स्पेस बाइज मीडिया, ये सब दिया है, ये भी नहीं हो सकते थे। लेकिन यहां पर जो ये जीन वो है ली मैनोविच, ये हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये बात कही है। इन्होंने कहा कि जो नई मीडिया है, ये ऐसा नहीं है कि खुद से कुछ नई बन के निकली है, ये पुरानी ही चीजों से, जो पुराने ओल्डर मीडिया थे, जैसे प्रिंट हो गया, फिल्म हो गया, फोटो हो गई, टीवी हो गया, इससे ही उभर कर निकले हैं। ऐसा नहीं कि अपने से कुछ तामझाम कुछ अलग तरीके से निकले, नहीं, इसी से उभर कर निकले हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू सिनेमा सेंसरशिप इन इंडिया?
कौन सी कमेटी जो है वो इंडिया की इस सेंसरशिप में नहीं आएगी? देखो, एस के पाटिल कमेटी हमने पढ़ी थी, एस के पाटिल कमेटी, हाँ भाई पढ़ी थी। तो इसमें कैसे हो सकता है? ये तो फिल्म सेंसरशिप की बात करती है, सर्टिफिकेट देने की बात करती है, भाई ये तो नहीं होगा। जीडी घोषला कमेटी, जीडी घोषला कमेटी भी सेंसरशिप और सुधारों की बात करती है, ये भी फिल्म की बात करती है, तो भाई सिनेमा की बात तो ये भी करती है। अब मुदगल कमेटी, ये कमेटी ना अभी रिसेंट में आई है, अभी रिसेंट में नई नई आई है, सीबीएफसी ने इसको सेंटर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट ने अभी नई नई इसको स्थापित किया है। ये भी फिल्म से रिलेटेड ही काम करती है। जो अमरनाथ विद्यालंकार कमेटी है, ये जो 1963 की कमेटी थी, जो कि पीआईबी, पब्लिसिटी 5 ईयर प्लान, उसको लेके बात करती है, तो ये इसका आंसर नहीं है। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? वॉल्टर इमैनुअल वॉल्टर स्टेन की द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज डोमिनेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ स्टेट? पता है ना ये थ्योरी, जिसके अंदर पेरिफेरल स्टेट, सेमी पेरिफेरल स्टेट, ए और डी, और उसके बाद जो है कोर स्टेट, ये आती है। ये थ्योरी किसने दी थी? इमैनुअल वॉलस्टेन ने दी थी। अब कोर स्टेट वो होती हैं जो कि आपकी सबसे ज्यादा क्या होती हैं? सबसे ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, जापान बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं। और ये किसी पर डिपेंड नहीं होती, क्यों? क्योंकि इनके पास अपना सब कुछ है। और जो पेरिफेरल है, जो कि विकसित हो रही है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया, वियतनाम, ये कंट्री पेरिफेरल में आ जाएगी। सेमी पेरिफेरल में, सॉरी, जो पेरिफेरल है ये गरीब वाले देश है, सॉरी मैंने गलत कहा दिया, गरीब वाले देश, जैसे में आपका आ जाएगा भूटान, ठीक है, और तजिकिस्तान, ठीक है, और इस तरीके के स्टेट आएंगे, बांग्लादेश। लेकिन जो सेमी पेरिफेरी है, ये डेवलपिंग कंट्रीज हो गई, जैसे इंडिया, ब्राजील, ठीक है, इंडिया आ गया, इस तरीके की कैटेगरी जो है सेमी पेरिफेरल में आती है, लेकिन ये अपनी कंडीशन को सुधार रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म मीम्स बिफोर द वनसेट ऑफ इंटरनेट? जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, मीम्स जो टर्म है, सबसे पहले तो याद रख लो, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो कि क्लेम नहीं होगा, क्योंकि एनटीए ने ऑप्शन नंबर सेकंड ही दिया है। अब देखो क्या है कि जो टर्म है मीम, सबसे पहले रिचर्ड डावन ने 1976 में अपनी किताब सेल्फिश गेन में इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म को, सेल्फिश गेन में। इसका मतलब होता है कि जैसे कल्चर में जो भी आइडियाज आते हैं, इनके बिहेवियर, स्टाइल, इंसानों में कैसे कैसे रेप्लिकेट करता है ये कल्चर, उसको लेकर बात की गई थी मीम्स की। ये क्वेश्चन ऐसा है ना भाई, कितना ही पढ़ लोगे, यह क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं कर पाएगा बंदा, है ना, बहुत टफ था। तो इसीलिए इसको डिफिकल्ट कैटेगरी का पेपर बोला जाता है। और ये टर्म भाई ऐसे कैसे पूछ ले रहा है एनटीए, देखो कहीं से भी घुमा के उठा के, हम पढ़ क्या सिलेबस रहे हैं और आ क्या रहा है एग्जाम में, देख लो अब। तो ये बहुत हाई लेवल तक का एग्जाम होने वाला है मेरे हिसाब से, आने वाले 2026 में। अब देख लो जो लोग बैठ रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो जो टर्म है, जो ये मीम टर्म है ना, ये एक बुक है सेल्फ गेन, इनके अंदर लिखी हुई ये बुक है, बुक के अंदर लिखे हुए टर्म है, जो कि रिचर्ड डार्विन ने 1976 में इस बुक को इंट्रोड्यूस किया था, और यहां से ये कंसेप्ट निकल कर आ रहा है। अब देखो 89 वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 89 क्वेश्चन कह रहा है, ग्रास रूट एक्टिविटीज आर्ग्यूड फ्रॉम द रिकग्निशन ऑफ लोकल पीपल, स्पेस एंड लोकल कल्चर एंड डेवलपिंग नेशन टू काउंटर द इल इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑन कम्युनिटीज एट द ग्रास रूट। अब देखो क्या बोला जा रहा है, वो कह रहा है कि जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं, ग्रास रूट लेवल से जुड़े होते हैं, वो चाहते हैं कि गांव और लोकल जगहों की अपनी पुरानी संस्कृति वापस आए, ताकि बड़े विकास के बुरे असर से बचा जा सके, ताकि विकास हो, चीजें ग्रास रूट लेवल से आगे तक बढ़े। सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है? सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, एज फॉर द पीपल एंड कम्युनिटीज फॉर अवे फ्रॉम द सेंटर, डेवलपमेंटलिज्म हैज इरोड देयर and control over the lifestyle and their use of community and natural resources। वो कह रहा है इसका कारण यह है कि बड़े विकास ने दूर दराज के लोगों के सामने के अपने रिसोर्सेज और रहने के तरीके पर सब कुछ छीन लिया है। सही बात है कि नहीं? ये जो जब से रिसोर्सेज आए हैं, तो क्या हो रहा है, लोग किसी पर डिपेंड है नहीं, है ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 है, एनटीए ने भी इसका आंसर 1 दिया है, क्लेम नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा है? विच वन इज नॉट ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच इन मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम?
मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम हमने पढ़ा था ना अभी 19, जो कि डोमिनेंट अप्रोच को बताता है, जिसमें तीन स्कॉलर है। इसमें कौन कौन से स्कॉलर है मैं वो बता देती हूँ। सबसे पहला स्कॉलर है इसमें विल्बर स्क्रैम, क्या है? विल्बर स्क्रैम है। उसके बाद दूसरा है आपका डैनियल लर्नर, और तीसरा है फेडरिक डब्ल्यू फेरी। ठीक है, ये तीन लोग जो हैं वो आपके मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम के कंसेप्ट को दिया है। लेकिन वैंग डिजियान के इसके अंदर जुड़े हुए नहीं हैं, याद रखना। वैंग डिसियान के इससे जुड़े हुए नहीं हैं, क्यों? क्योंकि ये वेस्टर्न तरीकों को, ये क्या बोल रहे हैं, ये बाद के विद्वान हैं जो अक्सर इन पुराने वेस्टर्न तरीकों की क्रिटिसाइज करते हैं, एशियन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, इसलिए वो इस वेस्टर्न मॉडर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट ग्रुप का हिस्सा नहीं है। क्योंकि वेस्टर्न अप्रोच की बात करें, वो कहाँ मॉडर्निटी की बात कर रहा, वो टॉप डाउन अप्रोच की बात कर रहा, और ये वेस्टर्निटी यानी यहाँ पर लोग चीजों को अपनाते हैं और फिर फीडबैक भी देते हैं। तो फीडबैक देने का कंसेप्ट वैन डिज यान के वाला जो है, इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट की बात की जा रही थी। और ये हो गए हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि अब 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर हम आगे के 10 क्वेश्चन कवर करते हैं। सो गाइज अगेन आई एम बैक, और 10 मोर क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, वो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने 5 बताए हुए हैं जो कि क्लेम है। देख लो आप, ये क्वेश्चन क्लेम करने हैं आपको। ठीक है, तो अब हम बिना इधर उधर की बात करें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या है। देखो, क्या बोला जा रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक थिंकिंग द अनथिंकेबल, अ न्यू इम्पेरेटिव फॉर लीडरशिप इन द डिजिटल एज। ये बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, ऑथर कौन है? अब देखो, ये बुक के जो ऑथर है वो एन गोइंग एंड सी लैंगडॉन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। अब ये बुक क्या बताती है? ये बुक ये बताती है कि आज के इस डिजिटल युग में बड़े लीडर पुराने तरीकों से काम नहीं कर सकते हैं, और उन्हें नए तरीके ही अपनाने होंगे। मतलब जो आज की जनरेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो ये बुक ये बताती है आज के अकॉर्डिंग पुरानी चीजें नहीं काम आएंगी, उसकी बात करती है ये बुक। और ये बुक एन गुइंग एंड लैंगडॉन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कल्टीवेशन थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी यानी कि जॉर्ज गार्डनर की, जो कि बताती है कि भाई टीवी में जो चीज दिखाई जा रही है बच्चे उस हिसाब से बिगड़ रहे हैं, उस तरीके से सोच रहे हैं। argues that heavy media exposure shape viewer perception of reality to align with media portrayal। हाँ सही बात है, क्यों? क्योंकि भाई जैसा दिखाया जाता है उसके हिसाब से चलती हैं। क्यों, क्या कह रहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि जो कल्टीवेशन थ्योरी है ये कहती है कि जो लोग बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं उन्हें लगने लगता है कि असली दुनिया भी वैसी ही है जैसी टीवी पर दिखाई जा रही है। बिल्कुल सही बात है, यही लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट उसने बोला है सिलेक्टिव एक्सपोजर टू मीडिया रेनफोर्स्ड एक्साइटिंग बिलीव्स नॉट मीडिया ड्राइवन परसेप्शन। अब सिलेक्टिव एक्सपोजर यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि लोग सिर्फ वही देखना चाहते हैं जो पुराने विश्वासों से मेल खाता हो, यानी अपने अकॉर्डिंग चीजों को सर्च करते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखने वाला हिसाब किताब तो कल्टीवेशन थ्योरी के अंदर आता ही नहीं है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही है, कि पहला सही है और दूसरा गलत है। क्योंकि जो ये अपने हिसाब से सर्च करने वाला मामला है ये यूजर एंड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं, जो कि 1959 में आई थी। नेक्स्ट 93 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्या है, ऑथर दिया हुआ है और उसके रिलेटेड मॉडल बताने। ये भी क्वेश्चन क्लेम नहीं होगा। देखो, अब इसका आंसर जो है वो हम समझते हैं। जैसे बी एस ग्रीनबर्ग ने जो आपका मॉडल दिया, वर्क किया, वो जे कर्व थ्योरी पे दी है इन्होंने। अब ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बोलती है कि जो पॉलिटिकल चीजें दिखाई जाती है ना, उससे चीजें चेंज होती हैं, उससे हम सडन हमारे उसमें क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अचानक से कोई, मोदी जी ने कह दिया कि कल से लॉकडाउन लग गया, तो इस तरीके की चीजें जो है अचानक से आती हैं। वो थ्योरी जो है बीएस ग्रीनबर्ग ने दी है। किसने दी है? बीएस ग्रीनबर्ग ने दी है। फिर है जॉर्ज गार्बनर। जॉर्ज गार्बनर ने मेन स्ट्रीम मॉडल दिया है। किसने? मेन स्ट्रीम थ्योरी दी है। और ये थ्योरी क्या बताती है कि टीवी या मीडिया कंटेंट लोगों के ओपिनियन और परसेप्शन को यूनिफॉर्म बना देता है, यानी डाइवर्स व्यू को कॉमन कर देता है, चीजें बदल देता है। ठीक है, कल्टीवेट कर देता है ये, इसीलिए इसका बी का 4 हो जाएगा। अब क्या है? जेटी मैकलेनी मॉडल ऑफ फ्लो, न्यूज फ्लो, ये मॉडल दिया है इन्होंने, जो बताता है कि न्यूज कैसे एक देश से दूसरे देश से में स्प्रेड होती है।
कैसे फ्लो होती है, उसकी बात जेटी मैकलेनी ने की है। और हर्बर्ट चिलर ने मीडिया इम्पीरियलिज्म का कंसेप्ट दिया है, तो इम्पीरियलिज्म थ्योरी दी है, जो कि वेस्टर्न मीडिया की के इंटरेस्ट को प्रमोट करने का काम करती है, मतलब वेस्टर्न चीजों को डिफाइन करने का, बताने का काम करती है। ये आ जाएगा। आप देखो शॉर्ट ट्रिक में समझो, जैसे कि जो गननबर्ग है, उन्होंने जे कर मॉडल दिया है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। गार्बनर का ये है कि टीवी एक जैसा बनाता है सबको। और जो मैकलानी है, वो न्यूज जो है वो ट्रैवल होके आती है, ये बताया है। चिलर ने इम्पीरियलिज्म कंसेप्ट दिया है, वेस्टर्न डोमिनेंस कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। ये क्वेश्चन भी क्लेम नहीं होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन वैंडी ग्रिजल वर्ल्ड कल्चरल डायमंड मॉडल? कौन सा ये, एक तो ये मॉडल जो है, देखो सबसे पहले समझो कि ये मॉडल जो है वो चार पांच चीजों से मिलके बना है। कल्चरल डायमंड चीजों से मिलके बना है, जिसके अंदर सोशल वर्ल्ड, कल्चरल ऑब्जेक्ट, क्रिएटर, प्रोड्यूसर, रिसीवर, कंज्यूमर, ये सब चीजें आनी हैं। क्रिएटर में आ जाएंगे जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिसीवर में कंज्यूमर आ जाएंगे। अब होमोफिली इसमें नहीं आएगा। होमोफिली मतलब होता है एक जैसे होने की प्रवृत्ति, जो एक तरीके के कंटेंट होंगे, एक तरीके की बात होगी, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। कल्चर ऑब्जेक्ट है, होमोफिली है, सोशल वर्क है, वर्ल्ड है, लेकिन जो होमोफिली है वो इसके अंदर नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। एंटी ने भी ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है, वो जो कि आपका क्लेम नहीं होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अरेंज करना है न्यूज़पेपर को सीक्वेंस वाइज में, कौन सा कब आया, क्या आया, वो सब चीजें। अब देखो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है, जो कि क्लेम नहीं होगा। BCEAD ये इसका आंसर है। अब देखो क्या है, जो डेली यूनिवर्सल रजिस्टर है, ये 1785 का न्यूज़पेपर है। कब का है? 1785 का है। बाद में इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया था। द टाइम हो गया था, सॉरी, द टाइम हो गया था। और फिर है मैनचेस्टर गार्डियन 1821 का है। बॉम्बे टाइम्स 1838 का है। आगे चल के टाइम्स ऑफ इंडिया इसे कहा गया। न्यूयॉर्क डेली टाइम्स 1851 का है। आगे चल के इसका नाम न्यूयॉर्क टाइम इसे कहा गया है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड 1860 का है। और ये बताओ ये किसका न्यूज़पेपर है? न्यूयॉर्क वर्ल्ड ये है आपका पुलिट्जर का न्यूज़पेपर है, जिसमें येलो जर्नलिज्म की खबरें बन बन के आती थी। ठीक है ना? तो ये हो गया इसका BCEAD, ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ 96 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीक्वेंस पे लगाना है। ये फिल्म आपको दे रखी है, देख लो कैसा फिल्म है, जो कभी सुनी भी नहीं होंगी। ऐसी फिल्म दे रखी है कि पहली कौन सी है, लास्ट कौन सी है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है, जो कि क्लेम नहीं हो सकता। अब देखो क्यों? क्योंकि जो MIT विले, ये एक हॉरर मूवी है, जो कि 1979 की मूवी है। और जो साइनिंग मूवी है ये 1980 की है। फायर फॉक्स जो मूवी है वो 1982 की है। वार गेम जो है वो 1983 की है। रेड डॉन 1984 की है। तो ये होगी फिल्मों की सीक्वेंस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, BACDE। नेक्स्ट है 97 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे हमको स्टेप वाइज लगाना है, कंटेंट को एनालिसिस करके कि कौन सा सबसे पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। जब यहाँ पर ना एक रिसर्चर को रख के देखो कि रिसर्चर काम कैसे करता है। जैसे कि सबसे पहले तो ट्राई करना कि आप पूरे कहाँ से जानकारी इकट्ठा करोगे, मतलब आप कहाँ से डाटा लाओगे। जैसे एग्जांपल समझो कि भाई आपको रिसर्च करने बैठ रहे हो 2024 से लेकर 26 तक की, तो भाई आप कैसे कैसे करोगे? तो डिफाइन द यूनिवर्स इन क्वेश्चन, सबसे पहले डिफाइन करोगे। ऑप्शन नंबर सी वन और सेकंड और फोर्थ में है। अभी भी फंस गए हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे कि देखो डी और डी लास्ट में आ रहा है। डी क्या ऑप्शन है? डी है हमारा इस्टेब्लिश्ड अ क्वांटिफिकेशन सिस्टम। इस्टेब्लिश्ड अ क्वांटिफिकेशन सिस्टम, अंत में उन्होंने गिनने का तरीका। अब देखो क्या है, सेकंड पार्ट होगा ई। ई यानी सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सैंपल ऑफ अ पॉपुलेशन। अब आप सैंपल वगैरह सेलेक्ट करने लगोगे अप्रोप्रिएट तरीके से, फिर उसको डिफाइन करोगे, यूनिट को डिफाइन करोगे, तो ए हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? डिफाइन करने के बाद कंस्ट्रक्ट करोगे कैटेगरी को, कि भाई क्या जानकारी जो हम बनाना चाहते थे, क्या उसमें क्या नेगेटिव पार्ट आए, क्या पॉजिटिव पार्ट आए, वो देखोगे। और फिर लास्ट में आप क्वांटिफिकेशन करोगे। क्वांटिफिकेशन में आप चेक करोगे, देखोगे, एनालाइज करोगे। तो इसीलिए डी ऑप्शन लास्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है। 97 भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, विच वॉज द फर्स्ट लिटरेरी हिंदी मंथली मैगजीन पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया?
इंडिया से जो मंथली मैगजीन पब्लिश होती थी वो कौन सी थी? सरस्वती। कौन सी मैगजीन थी? सरस्वती। सरस्वती मैगजीन जो है, फोर ऑप्शन ही है इसका, क्लेम नहीं होगा। देखो, सरस्वती मैगजीन एक मेजर लिटरेरी हिंदी मैगजीन थी, जो कि जनवरी 1900 में चिंतामणि घोष द्वारा इलाहाबाद के प्रयागराज से पब्लिश्ड हुई थी। और इसका जो मॉन्यूमेंट है वो डेवलप हुए हैं हिंदी लैंग्वेज खारी बोली से। खरी बोली से इसकी सिग्निफिकेंस, यानी कि जो मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज से इसकी शुरुआत हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है एक एसेंशियल, edited by a committee. It was the famous editor for Mahavir Prasad Dwivedi, 1903-1920, the era in Hindi literature, द्विवेदी युगा। अच्छा, मतलब फिर द्विवेदी की शुरुआत हुई, ये एक एसेंशियल पार्ट यहाँ पे दिया है, वो छोड़ो, आगे बढ़ो। देखो, धर्मयुग। धर्मयुग जो है ये भी एक 1950 की वीकली मैगजीन है, जो कि टाइम्स ग्रुप के अंदर आती है। सरिता, देखो सरिता भी एक फैमिली मैगजीन है, 1945 की है, हिंदी प्रेस के अंदर आती है। दर्पण। दर्पण भी एक मैगजीन है जो कि 1826 की है, उद्दंड मार्दन के अंदर आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 99। अब यहाँ पे दिया है फिल्म जो कि गुरुदत्त की है, उनको क्रोनोलॉजी वाइज आपको लगाना है, कौन कब आया क्या आया। देखो, सबसे पहले तो बाजी। बाजी मूवी जो है वो 1951 की है। आर पार 1954 की है, सारी मूवी गुरुदत्त की है। मिस्टर एंड मिस्टर्स 55 जो है 1955 की है। प्यासा 57 की है। कागज के फूल 59 की है। 51, 54, 55, 57, 59। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, CDEAP। क्या हो गया? CDEAB। ठीक है, समझ में आ गया कि बाजी, आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55, प्यासा, कागज के फूल। आगे लास्ट क्वेश्चन है, 100 वाला क्वेश्चन। सीक्वेंस वाइज ऑर्डर पे लगाना है कि कौन सा रिपोर्ट कब आया क्या आया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर लिखा है मेलुएड चैफिक की काइट मॉडल, 1973 का मॉडल है। ये कम्युनिकेशन को ओरिएंटेड मॉडल है, मतलब लोग एक दूसरे के व्यूज समझने के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेट समझ करते हैं, व्यू पॉइंट को समझने के लिए। काइट होता है ना, एक पतंग दूसरी पतंग से लड़ती है, तो इस तरीके का मॉडल है 1973 का। लेक्लुएड कैफी ने मॉडल दिया है। अगला देख लो, जॉर्ज एमसी कमीशन रिपोर्ट 1977 की है। यूके की प्रेस को फंक्शनिंग करने के लिए ये रिपोर्ट आती है 1977 में। मैकब्राइट सबसे कॉमन 1980 की है। मैनी वॉइस वन वर्ल्ड के है इसकी टाइटल। ये ग्लोबलाइजेशन करने के लिए आती है, चीजों को प्रमोट करने के लिए, मीडिया डाइवर्सिफाई चीज तरीके से प्रमोट करे उसके लिए आती है। मैकडोनालाइजेशन मतलब कि जॉर्ज रिस्टर 1993, जिसमें चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। पहले लोग घंटों लाइनों में खड़ा खड़ा रहते थे, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, अब बिजली का बिल, पानी का बिल सब हो जाता है। फिर है मैकविल अकाउंटेबिलिटी ऑफ मॉडल। ये मॉडल मैकविल ने दिया है, जिसमें जवाब देना, चीजों का रिस्पॉन्सिबल होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इसका आंसर EBADC है। EBADC, समझ में आ गया? EBADC ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो, 1973 का मॉडल है। 77 का आपका जॉर्ज गार्बनल की रिपोर्ट आ गई। फिर मैकब्राइड रिपोर्ट आ गई। मैकडोनालाइजेशन 1993 है। फिर जो अकाउंटेबिलिटी मॉडल मीडिया का है वो 2003 का हो गया है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने आपको हर एक पार्ट को एनालिसिस करके पूरा बता दिया है। 51 क्वेश्चन से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे के बच्चे 40 क्वेश्चन, 141 से लेकर 150 तक के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्वेश्चंस जस्ट आरसी है, जो कि नहीं होती डिस्कस। बाकी के 40 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं डिस्कस कर दूंगी। उसमें क्या चीज क्लेम होगी वो मैं बता दूंगी। और बताने से पहले, आप अगर टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हो, और वहां पे जो भी अपडेट होती है मैं शेयर कर देती हूँ। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।